रायू एक आम सा टीनेजर था जिसे एक ट्रक ने टक्कर मार दी और वह मैजिक से भरी एक दुनिया में रीइंकारनेट हो गया। उसे वाटर मैजिक इस्तेमाल करने की एबिलिटी मिलती है और वह बस अकेले एक शांत और सुकून भरी जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन उसे पता भी नहीं चलता और वह पूरे वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग मेज बन जाता है। रायू एक 15 साल का लड़का अचानक खुद को एक अजीब सफेद जगह में पाता है और जैसे ही वह सोचता है कि यह सब क्या हो रहा है, एक लंबा ब्लॉन्ड आदमी वहाँ आता है और उसे बताता है कि वह मर चुका है। रायू को अचानक याद आता है कि उसे ट्रक ने टक्कर मारी थी और वह पूछता है उस ब्लॉन्ड आदमी से कि क्या वह गॉड है। वह जवाब देता है कि वह गॉड नहीं बल्कि एक एंजल जैसा है जो उसे दूसरी दुनिया में भेजने आया है। रायू को यकीन नहीं होता कि वह मर चुका है और एंजल उसे बताता है कि वह अपनी अगली जिंदगी जैसे चाहे वैसे जी सकता है। खैर, रायू एक चिल इंसान है और वह बस एक स्लो और पीसफुल लाइफ चाहता है। एंजल को उसकी चॉइस से कोई दिक्कत नहीं होती और वह रायू को बताता है कि जिस दुनिया में उसे भेजा जाएगा वहाँ मैजिक है और करीब 20% इंसान स्पेल्स कास्ट कर सकते हैं। रायू में वाटर मैजिक का टैलेंट है और एंजल उसे बताता है कि उसे जंगल के बीच एक सेफ हाउस में छोड़ा जाएगा क्योंकि उसने स्लो लाइफ चुनी है। वहाँ 2 महीनों तक का खाना होगा और एक इनविजिबल बैरियर होगी जो मॉन्स्टर्स को उसके पास आने से रोकेगी। कुछ ही देर बाद रायू जंगल के बीच बने उस घर में जागता है और तुरंत बाहर जाकर अपनी नई मैजिक एबिलिटीज को टेस्ट करता है। फिर वह अपने घर को देखता है जहाँ एक कोल्ड रूम में कुछ फ्रोजन मीट है और एक खाली बाथ भी है। मेज पर एक नाइफ और 2 बिगिनर लेवल की बुक्स रखी हैं जो उसे इलाके के मॉन्स्टर्स और प्लांट्स के बारे में बताती हैं। इसके बाद वह फिर बाहर जाता है और मैजिक के साथ एक्सपेरिमेंट करता है। उसे पता चलता है कि वह सिर्फ इमेजिनेशन से पानी बना सकता है और किसी स्पेल को चांट करने की जरूरत नहीं है। वह एक हॉट बाथ लेना चाहता है लेकिन सिर्फ रूम टेम्परेचर का पानी ही बना पाता है, इसलिए वह आग जलाने का फैसला करता है। वह पूरा केवमैन मोड में चला जाता है और स्टिक्स को रगड़कर आग बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास उसके लिए जरूरी स्किल या ताकत नहीं होती। वह हार मान लेता है, लेकिन फिर उसे एक आइडिया आता है कि वह सनलाइट से आग बना सकता है। इसके लिए वह आइस से एक लेंस बनाने का फैसला करता है, सिर्फ यह इमेजिन करते हुए कि अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड कर रहे हैं और उनसे हीट छीनी जा रही है और आखिरकार वह पानी को फ्रीज करने में सफल हो जाता है। फिर वह उस आइस को तराश कर एक स्फीयर बनाता है और उसे लेंस की तरह इस्तेमाल करके आग जला देता है। इसकी मदद से वह रात में हॉट बाथ का मजा ले पाता है और उसे एहसास होता है कि अगर वह मॉडर्न साइंस के प्रिंसिपल्स को मैजिक में अप्लाई करे तो वह सीधे हॉट वाटर भी बना सकता है। अगले दिन जब वह ब्रेकफास्ट में सूखा मीट खा रहा होता है, रायू सोचता है कि उसे अपनी ऑफेंसिव पावर बढ़ानी होगी क्योंकि स्टोर्ड फूड खत्म होने के बाद उसे मॉन्स्टर्स का शिकार करना पड़ेगा। वह एक पेड़ पर वाटर बॉल मारने की प्रैक्टिस से शुरू करता है और भले ही वह पहली कोशिश में ही टारगेट हिट कर लेता है, लेकिन उसे कोई डैमेज नहीं होता। इससे वह डिस्करेज्ड नहीं होता और हाई प्रेस वाटर जेट चलाने का फैसला करता है क्योंकि उसमें काफी पावर होगी, पर वो वाटर चांट में इतनी फोर्स नहीं डाल पाता कि वह पेड़ तक पहुंच सके। रायू को हार मानने का मन करता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि एंजल ने कहा था कि मैजिक इस्तेमाल करने की इमेजिनेशन है और रेगुलर प्रैक्टिस से ही वह बेहतर हो सकता है। इसलिए रायू लगातार वाटर जेट चलाने की प्रैक्टिस करता है जब तक कि वह कंसिस्टेंटली पेड़ को हिट न करने लगे और रात में वह सीधे हॉट वाटर जनरेट करने में भी सक्षम हो जाता है। अगले दिन वह हवा में ही आइस क्रिस्टल्स बनाने की कोशिश करता है क्योंकि उसने हमेशा आइसिकल लांस मैजिक स्पेल इस्तेमाल करने का सपना देखा था। हालांकि आइसिकल चलाना पानी चलाने से भी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन रायू अपनी बाकी वाटर मैजिक वेरिएशंस के साथ इसकी भी प्रैक्टिस करता रहता है। दिन गुजरते जाते हैं और वह वाटर और आइस दोनों में ज्यादा स्किल्ड हो जाता है और एक दिन वह खाना ढूंढने के लिए जंगल में जाने का फैसला करता है। वह उस खूबसूरत जंगल को एक्सप्लोर करता है और कुछ हर्ब्स इकट्ठा करने का सोचता है और दिन खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक गुस्से से भरे बोर पर पड़ती है जो उसे घूर रहा होता है। रायू डर के मारे जम जाता है जब बोर उस पर चार्ज करता है और वह आखिरी पल में किसी तरह रास्ते से हट पाता है। बोर एक पेड़ को गिरा देता है और रायू हिम्मत जुटाकर पलटकर लड़ने का फैसला करता है। वह बोर के सामने जमीन पर आइस की एक शीट बिछा देता है जिससे वह फिसल जाता है। जैसे ही बोर तेजी से उसकी ओर फिसलता है, रायू उसकी तरफ कई शार्प आइसिकल्स बना देता है। रनवे के अंत में बोर पूरी रफ्तार से आइसिकल से टकराता है और स्विस चीज बनकर तुरंत मर जाता है। रायू को यकीन नहीं होता कि वह जीत गया और रात में वह मॉन्स्टर्स वाली बुक चेक करता है और पता चलता है कि बोर्स सबसे कमजोर मॉन्स्टर्स होते हैं। फिर उसकी नजर जाती है कि बिगिनर लेवल मॉन्स्टर्स के बाद आखिर में 2 स्पेशल एंट्रीज हैं। पहली ड्रैगन्स के बारे में है जो इतनी ताकतवर होते हैं कि पूरे शहर आसानी से जला सकते हैं और अगर कोई उन्हें देख ले तो उसे तुरंत भाग जाना चाहिए। दूसरा पेज डीमंस के बारे में है जो अननोन ओरिजिन के बीइंग्स होते हैं और बुक बस यही कहती है कि भगवान से दुआ करो कि कभी डीमन से सामना ना हो क्योंकि इसका मतलब इंस्टेंट गेम ओवर है। रायू समझ जाता है कि दुनिया बहुत बड़ी है और उसे जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना होगा, इसलिए अगले दिन वह
अपने कपड़े उतारकर पूरा टार्जन मोड अपनाता है और फिर से जंगल में निकल पड़ता है। इस बार उस पर एक असैसिन हॉक हमला करता है और वह किसी तरह उसका पहला अटैक डॉज करता है। वह विशाल पक्षी उस पर इनविजिबल विंड स्लैशेस भेजता है। रायू समझ जाता है कि यह मॉन्स्टर उसकी लीग से बहुत बाहर है। वह भागने लगता है, पीछे पीछे आइस ब्लॉक्स बनाकर विंड स्लैशेस को रोकता है और फिर हॉक पर वाटर जेट्स चलाता है। असैसिन हॉक सब डॉज कर लेता है और फिर पूरी रफ्तार से रायू की तरफ चार्ज करता है, लेकिन रायू आखिरी पल में एक आइस वॉल बना लेता है जो उसका अटैक रोक लेती है। टक्कर से पक्षी की एक आंख चली जाती है और वह इस बार रिट्रीट करने का फैसला करता है, जिससे रायू को काफी राहत मिलती है। हालांकि हॉक से भागते समय रायू को दिशा का अंदाजा नहीं रहता। जैसे ही वह अपने घर तक पहुंचने की कोशिश करता है, वह अचानक एक चमकती हुई लेक देखता है जिसके पानी की सतह पर एक हेडलेस नाइट और एक हेडलेस हॉर्स खड़े होते हैं। रायू यह देखकर दंग रह जाता है और फिर हेडलेस नाइट उसका ध्यान अपनी ओर करता है। किस्मत से रायू सुरक्षित घर लौट आता है और इसके बाद जंगल की एक्सप्लोरेशन जारी रखता है, मजबूत मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए और अपनी अटैक मैजिक को मास्टर करता है। रात में वह फिर लेक पर जाता है जहां हेडलेस नाइट उसका इंतजार कर रहा होता है। रायू को बुक में हेडलेस राइडर्स या डुल्लाहैंस के बारे में कुछ नहीं मिलता और वह सोचता है कि शायद ये हाई लेवल मॉन्स्टर्स हैं या फिर मॉन्स्टर्स माने ही नहीं जाते। लेकिन अब यह मायने नहीं रखता क्योंकि वह उससे स्पार करने आया है। रायू आइस से बनी सोर्ड से हेडलेस नाइट पर हमला करता है, लेकिन एक भी स्ट्राइक लैंड नहीं कर पाता। उल्टा वह खुद लगातार हिट्स खाता रहता है, लेकिन उन्हें आइस शील्ड से ब्लॉक करता है। आखिरकार वह थक कर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन हेडलेस नाइट उस पर हमला नहीं करता क्योंकि वह असल में उसे ट्रेन कर रहा होता है। जैसे ही रायू उठता है, हेडलेस नाइट उसके पास आता है और उसके हाथ में एक छोटा क्रिस्टल नाइफ होता है। नाइट उस नाइफ को पानी से कोट करता है और फिर फ्रीज कर देता है, जिससे वह आइस सोर्ड बन जाती है। वह सोर्ड रायू को दे देता है और रायू समझ जाता है कि नाइट उससे इस टेक्निक को मास्टर करने को कह रहा है। इसके कुछ समय बाद रायू फिर उसी असैसिन हॉक से टकराता है जिससे वह पहले लड़ चुका था, लेकिन इस बार वह एक स्ट्रॉन्गर वर्जन में इवॉल्व हो चुका होता है। हालांकि उसने अपनी सारी आईसाइट खो दी होती है। इवॉल्व्ड हॉक रायू पर विंड स्लैशेस भेजता है और रायू तुरंत आइस वॉल्स बनाकर उन्हें ब्लॉक करता है। वह मुश्किल से उन अटैक से बच पाता है जो उसके शील्ड्स को चीर देते हैं क्योंकि वे पिछली बार से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। रायू को भागने पर मजबूर होना पड़ता है और वह सिर्फ हॉक के अटैक्स ब्लॉक कर पाता है। हॉक अचानक तेजी से उसकी ओर बढ़ता है और रायू किसी तरह उसके सामने कई आइस शील्ड्स जमा करके उसका अटैक रोक लेता है। वह आइसिकल से हॉक को हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी काम नहीं करता। तभी हॉक एक सोनिक अटैक करता है जिससे उसके आइस शील्ड्स तुरंत कैंसिल हो जाते हैं। रायू समझ जाता है कि अब वह मुसीबत में है, लेकिन तभी हॉक उसे फिगरेटिवली और लिटरली दोनों तरह से शॉक देता है जब वह उस पर थंडरबोल्ट से हमला करता है। मॉन्स्टर उसे खत्म करने के लिए झपटता है, लेकिन रायू अपनी क्रिस्टल सोर्ड निकालकर उसका अटैक पैरी कर लेता है। वह पक्षी द्वारा भेजे गए इनविजिबल विंड अटैक्स को भी काट देता है और जब वह फिर से झपटता है तो रायू उसे सीने के आर पार भेद देता है। हॉक जमीन पर गिर जाता है और रायू उसकी तरफ चलता है। उसे एहसास होता है कि वह मॉन्स्टर से सिर्फ 2 बार मिला था, लेकिन उनके बीच एक मजबूत बॉन्ड बन गया था। वह हॉक को मजबूत बनने के लिए मोटिवेट करने के लिए धन्यवाद देता है और फिर सोर्ड निकालकर उसे शांति से मरने देता है। इसके बाद रायू घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी हैरानी के लिए वहाँ एक ड्रैगन आ जाता है। वह सोचता है कि आज उसका इस दुनिया में आखिरी दिन है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि ड्रैगन टेलीपैथी के जरिए उससे बात करने लगता है। ड्रैगन उससे पूछता है कि क्या उसने एक ब्लैक हॉक देखा है और रायू घबरा जाता है, सोचते हुए कि कहीं उसने ड्रैगन का मिनियन तो नहीं मार दिया। लेकिन ड्रैगन इस बारे में काफी चिल रहता है और रायू की अचीवमेंट की तारीफ भी करता है। फिर वह बताता है कि जो वेपन रायू के पास है वह काफी रेयर है क्योंकि वह फेरी किंग की सोर्ड है। रायू को यकीन नहीं होता और वह इस फ्रेंडली ड्रैगन से दुनिया के बारे में और जानने का फैसला करता है, जो खुद को लुएन बताता है। वे पूरा दिन बातें करते हैं, लेकिन शाम को ड्रैगन को घर बुला लिया जाता है और वह रायू से कहता है कि शायद वे फिर कभी मिलेंगे। दूसरी तरफ कुछ हफ्तों बाद रायू को सी फूड खाने की क्रेविंग होती है, इसलिए वह बीच पर जाता है, लेकिन वहाँ एक शिपरेक देखकर चौंक जाता है। वह जल्दी से शिप के पास एक आदमी को देखता है और करीब से देखने पर पता चलता है कि वह जिंदा नहीं है। तभी उसे किसी आदमी के कराहने की आवाज सुनाई देती है और उसकी आंखें चमक उठती हैं क्योंकि यह इस दुनिया में आने के बाद पहला इंसान है जिससे वह मिला है। उस आदमी का नाम एबेल होता है और उसे फ्लैशबैक्स आते हैं कि एक जायंट ऑक्टोपस मॉन्स्टर ने स्टॉर्म के दौरान उसके शिप पर हमला किया था, जिससे वह समुद्र में गिर गया था। लेकिन जब वह आंखें खोलता है तो खुद को रायू के घर में पाता है। उसे एहसास होता है कि वह किसी तरह सुरक्षित बच गया है और तुरंत बाकी लोगों को ढूंढने लगता है। जैसे ही वह घर से बाहर निकलता है वह और भी कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि यह जगह कहाँ है। तभी रायू पीछे से उसके पास आता है। एबेल हैरान रह जाता है क्योंकि एक स्किल्ड वॉरियर होने के बावजूद
बावजूद वह रायु की प्रेजेंस महसूस नहीं कर पाया। वह उसके कपड़ों से भी चौंक जाता है, लेकिन शालीनता से इस पर बात नहीं करता। एबेल खुद का परिचय रायु से कराता है और उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है। रायु जवाब देता है कि वह सिर्फ उसे ही बचा पाया और बाकी लोग पहले ही मर चुके थे। एबेल कहता है कि उन लोगों की चिंता मत करो क्योंकि वे स्मगलर्स थे। लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ कह पाता, उसका पेट जोर से गुर्राने लगता है। रायु कहता है कि वे खाना खाते हुए बात कर सकते हैं और उसे अंदर ले जाता है, जहां एबेल की नजर तुरंत उसके कपड़ों पर जाती है। रायु बताता है कि उसके पास और कपड़े नहीं हैं और न ही नए बनाने के लिए फैब्रिक है और एबेल उसे कहता है कि बस खरीद लेना। वह सोचने लगता है कि रायु शायद बहुत गरीब है, लेकिन रायु यह कहकर उसका गिल्ट कम कर देता है कि इस इलाके में उसके अलावा कोई और इंसान रहता ही नहीं है। एबेल फिर पूछता है कि क्या वह खाने के लिए हंट करता है और रायु हाँ में जवाब देता है। फिर वह पूछता है कि क्या वह नाइफ का इस्तेमाल करता है, लेकिन रायु अपनी वाटर मैजिक दिखाकर बताता है कि वह ज्यादातर शिकार मैजिक से करता है। एबेल इम्प्रेस्ड हो जाता है क्योंकि दुनिया में सिर्फ आधे लोग ही मैजिक इस्तेमाल कर सकते हैं और वह बाकी आधे में से है जो मैजिक नहीं कर पाते। यह बात रायु के लिए हैरान करने वाली होती है क्योंकि एंजल ने उसे बताया था कि सिर्फ 20% लोग मैजिक इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, एबेल उसे शोर पर ले जाने को कहता है क्योंकि उसे कुछ कंफर्म करना होता है। रास्ते में वह रायु से कहता है कि अगर किसी खतरे का सामना हो तो वह आगे रहेगा। रायु कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन एबेल जिद करता है क्योंकि वह हर बार बचाया जाने वाला नहीं बनना चाहता। रायु उसे जैसा चाहे करने देता है और वे जल्द ही टूटे हुए शिप तक पहुंचते हैं, जहां सारे बॉडीज गायब हो चुके होते हैं। एबेल सोचता है कि या तो मॉन्स्टर्स ने उन्हें खा लिया या फिर समुद्र ले गया। वह रायु को बचाने के लिए धन्यवाद देता है क्योंकि नहीं तो उसका भी वही हाल होता। एबेल फिर कहता है कि उसे जो ढूंढना था वह नहीं मिला और फिलहाल वह अपने दोस्तों से मिलना चाहता है, लेकिन स्टॉर्म की वजह से शिप काफी साउथ चला गया था और उसे नहीं पता कि किस दिशा में जाना चाहिए। तभी उसे एक आइडिया आता है और वह रायु से पूछता है कि क्या वह उसके साथ चलना चाहेगा। रायु यह सुनकर चौंक जाता है और एबेल कहता है कि उसे रास्ता ढूंढने में रायु की मदद मिल सकती है और फिर वह उसे कोई ऐसी जॉब दिला सकता है जिससे वह बेहतर हालात में रह सके। रायु कुछ देर इस ऑफर के बारे में सोचता है और आखिर में एबेल के साथ सिटी तक जाने का फैसला करता है। उस शाम वह अपने गार्डन को देखता है जिसे उसने बहुत मेहनत से उगाया था और सब कुछ छोड़कर जाने का सोचकर थोड़ा उदास हो जाता है। रात में वह एबेल से कहता है कि वह किसी से गुड बाय कहने जा रहा है और भले ही एबेल क्यूरियस होता है, वह ज्यादा टटोलता नहीं है। मीनवाइल रायु लेक पर हेडलेस नाइट से मिलने जाता है और उसे बताता है कि वह लंबे समय के लिए जंगल छोड़ने वाला है। वह उसे लड़ना सिखाने के लिए धन्यवाद देता है और नाइफ निकाल कर कहता है कि आज रात वह एक्स्ट्रा हार्ड लड़ेगा। हेडलेस नाइट भी अपनी सोर्ड निकालता है और रायु उस पर चार्ज करता है। अपनी रिलेंटलेस स्ट्राइक से उसे पीछे धकेलता है। लंबी और कड़ी लड़ाई के बाद रायु थक जाता है और नाइट वापस लेक में लौट जाता है। रायु एक बार फिर धन्यवाद देता है और नाइट चुप रहता है, लेकिन जैसे ही वह अपनी जगह पर पहुंचता है, वह पलटकर पानी के अंदर से एक मैजिक सूट समन करता है फेयरवेल गिफ्ट के तौर पर। सूट पाकर रायु भावुक हो जाता है और वह एक बार फिर हेडलेस नाइट को धन्यवाद देता है और घर लौट आता है। अगली सुबह रायु और एबेल अपनी यात्रा के लिए तैयार होते हैं और रायु को उस जगह को छोड़ते हुए नॉस्टैल्जिया महसूस होता है जहां उसने इतना समय बिताया था। जल्द ही उन्हें जंगल में एक वाइल्ड बोर मिल जाता है और एबेल उससे कहता है कि उसे संभालने दे। वह सोर्ड निकालकर बोर की तरफ दौड़ता है और एक कॉम्बैट स्किल इस्तेमाल करके बेचारे जानवर को डोनट बना देता है। रायु हैरान होकर पूछता है कि कॉम्बैट स्किल्स क्या होती हैं और एबेल समझाता है कि जो लोग वेपन्स से लड़ते हैं वे कॉम्बैट स्किल्स इस्तेमाल करते हैं। वे रात में एक खोखले पेड़ में कैंप करते हैं और अगले दिन फिर जंगल के रास्ते निकल पड़ते हैं। वे स्वैम्प में कुछ लिजर्ड मैन से टकराते हैं और एबेल उनसे रास्ता बदलने का फैसला करता है क्योंकि वे काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन रायु महसूस करता है कि रास्ता बदलने के बाद भी लिजर्ड मैन उनका पीछा कर रहे हैं और एबेल लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। रायु कहता है कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और वह भी मैजिक इस्तेमाल करेगा। एबेल सोचता है कि रायु स्टाफ के बिना लड़ नहीं पाएगा, लेकिन वह तब हैरान रह जाता है जब रायु 4 लिजर्ड मैन को आइसिकल लैंसेस से ब्लिट्स कर देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद एबेल उससे पूछता है कि उसने कौन सा स्पेल इस्तेमाल किया। रायु जवाब देता है कि वह बस नॉर्मल आइसिकल लैंस है, लेकिन एबेल कहता है कि उसके विंड मेज दोस्त मैजिक इस्तेमाल करते समय एक बार में सिर्फ एक अटैक कर पाते हैं, जबकि रायु ने एक साथ 4 आइसिकल लैंसेस समन किए। रायु कहता है कि यह विंड मैजिक की प्रॉब्लम होगी क्योंकि वाटर मैजिक में यह बिल्कुल नॉर्मल है। एबेल ज्यादा नहीं सोचता और कहता है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उससे पहले रायु आइस से 2 ग्लासेस बनाता है और उनमें पानी समन करता है। एबेल नोटिस करता है कि इस बार उसने अलग इनकैंटेशन इस्तेमाल की थी और रायु बात टालते हुए कहता है कि शायद पिछली बार उसने गलत सुना होगा। इसके बाद एबेल रायु को एक कॉइन देता है और रायु एक्साइटेड होकर कहता है कि यह पहली बार है जब वह पैसे देख
रहा है। एबल दंग रह जाता है क्योंकि वह हमेशा सोचता था कि रायू गरीब है, लेकिन इतना गरीब होगा यह उसने कभी नहीं सोचा था। फिर वह रायू को बताता है कि सेंट्रल प्लेन्स में 3 मेजर कंट्रीज हैं, जिनमें किंगडम ऑफ नाइटली, डेब्यूटी एम्पायर और हंदालू फेडरेशन शामिल हैं। रायू डेब्यूटी एम्पायर के नाम पर तंज कसता है क्योंकि उसे यह नाम पसंद नहीं आता, और नाम को स्टूपिड बताते बताते वे एक विशाल क्लियरिंग तक पहुंच जाते हैं। अचानक वे देखते हैं कि पास की एक चट्टान खुद ब खुद हिलती है और एबल उसे तुरंत 2 टुकड़ों में काट देता है। रायू भी तेजी से आते पत्थरों को रोकने के लिए वाटर शील्ड बना लेता है और एबल समझ जाता है कि वे रॉक गोलेम्स के नेस्ट में आ गए हैं। रायू पूछता है कि क्या गोलेम्स ज्यादा ह्यूमनॉइड शेप के नहीं होते, लेकिन एबल जवाब देने से पहले उनसे निपटने का फैसला करता है। वह पास वाले गोलेम की तरफ दौड़ता है और उसमें छेद कर देता है, लेकिन गोलेम तुरंत खुद को रिपेयर कर लेता है और हमला करने लगता है। एबल पीछे हटता है और कहता है कि उनके अटैक्स गोलेम्स पर असरदार नहीं होंगे। तभी रायू को एक आइडिया आता है। वह हवा में एक विशाल आइस क्यूब बनाता है और उसे गोलेम्स के ऊपर गिरा देता है, उन्हें कुचलते हुए। एबल दंग रह जाता है क्योंकि उसने ऐसा स्पेल पहले कभी नहीं देखा होता, लेकिन रायू बाकी गोलेम्स को हराने के लिए इसे कुछ और बार इस्तेमाल करता है। इसके बाद उन्हें एक स्पेशल रॉक गोलेम मिलता है जिसके अंदर एक बड़ा मैजिक स्टोन होता है और एबल कहता है कि यह बहुत महंगे में बिकेगा। रायू कहता है कि वह बाकी गोलेम से भी मैजिक स्टोन निकालना चाहता है, लेकिन वे बर्फ के नीचे दबे होते हैं और वह या तो बहुत आलसी होता है या बहुत बेवकूफ कि सारी बर्फ पिघलाए। वे आगे बढ़ते हैं और जल्द ही एक विशाल क्रॉक हिप्पो हाइब्रिड से टकराते हैं। एबल बताता है कि यह एक बिहीमोथ है जो बहुत रेयर और पावरफुल मॉन्स्टर होता है और उसने पहले कभी नहीं देखा। रायू पूछता है कि क्या उन्हें इसका शिकार करना चाहिए, लेकिन एबल कहता है कि यह संभव ही नहीं है। तभी कुछ वाइवर्न्स भी वहाँ आ जाते हैं और रायू एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि अब वह मॉन्स्टर्स की लड़ाई देख पाएगा। जल्द ही वाइवर्न्स मैजिक से बिहीमोथ पर पत्थर बरसाने लगते हैं, लेकिन वह दहाड़ता है, उनकी मैजिक को कैंसिल कर देता है और उन्हें जमीन पर गिरा देता है। रायू एबल से कहता है कि उस जायंट मॉन्स्टर ने शायद मैजिक कैंसिलेशन स्किल इस्तेमाल की। बाद में डिनर करते समय एबल रायू से मैजिक कैंसिलेशन स्किल के बारे में और पूछता है क्योंकि उसने सिर्फ डंजन्स में कुछ ट्रैप्स के बारे में सुना था जो ऐसा कर सकते हैं। डंजन्स का नाम सुनकर रायू एक्साइटेड हो जाता है और एबल उसे बताता है कि जिस सिटी लोन की तरफ वे जा रहे हैं वहाँ एक डंजन है। रायू नाराज हो जाता है कि उसने यह इतनी इम्पोर्टेंट बात पहले क्यों नहीं बताई और पूछता है कि क्या वह कुछ और भी छुपा रहा है। एबल उससे पूछता है कि क्या वह कम से कम ड्वार्फ्स और एल्व्स के बारे में जानता है, लेकिन रायू उससे डिटेल्स मांगता है। कुछ दिनों बाद वे एक माउंटेन रेंज तक पहुँचते हैं और रायू कहता है कि माउंटेन्स पार करने के बाद उन्हें कोई ह्यूमन सेटलमेंट मिल जाएगा। एबल पूछता है कि उसे इतना यकीन कैसे है और रायू सोचता है कि क्या उसे यह बताना चाहिए कि वह एक ड्रैगन से मिला था जिसने उसे दुनिया के बारे में बहुत कुछ बताया। आखिर में वह इसे सीक्रेट रखने का फैसला करता है और कहता है कि यह इंसानी समझ से परे नॉलेज है। कुछ ही देर बाद उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब आसमान से ग्रिफिन नाम का एक पावरफुल मॉन्स्टर उनके पास आता है तो रायू और एबल दोनों घबरा जाते हैं। एबल को पैनिक अटैक आने लगता है, लेकिन रायू तुरंत हवा में मीट का एक टुकड़ा उछालकर सिचुएशन संभाल लेता है। एबल भी वही करता है और ग्रिफिन दोनों टुकड़े मुंह में लेकर उड़ जाता है। उसके जाने के बाद दोनों राहत की सांस लेते हैं और मान लेते हैं कि अगर उन्होंने इतने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से लड़ाई की होती तो वे ज्यादा देर टिक नहीं पाते। आगे बढ़ते हुए एबल बताता है कि पिछले 100 सालों में किसी भी इंसान का बिहीमथ्स या ग्रिफिन से सामना नहीं हुआ है और ऊंचे पहाड़ शायद उन्हें ह्यूमन सेटलमेंट्स तक पहुंचने से रोकते हैं। इससे रायू को याद आता है कि बिहीमथ से लड़ने वाले वाइवर्न्स नॉर्थ से आए थे, वो तो बस जिसका मतलब है कि उनका नेस्ट पास ही होगा और वह सही साबित होता है क्योंकि जल्द ही वे कुछ वाइवर्न्स को एक मॉन्स्टर खाते हुए देख लेते हैं। रायू लड़ना चाहता है। एबल कहता है कि कम से कम उन्हें 20 एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर्स चाहिए होंगे, तब जाकर हम उनका सामना कर पाएंगे। रियो उससे कहता है कि वे भविष्य में लड़ाई से बच नहीं पाएंगे और पूछता है कि क्या बेहतर होगा अगर वाइवर्न्स को जमीन पर पिन कर दिया जाए। एबल हामी भरता है और कहता है कि वह क्लोज कॉम्बैट में एक को हरा सकता है और रियो तुरंत आगे बढ़ता है एक लंबा फेक स्पेल चांट करते हुए सिर्फ 4 आइसिकल समन करने के लिए ताकि वाइवर्न्स के पंखों में घोंप सके। एबल इस मौके का फायदा उठाकर उनके दिमाग उड़ा देता है, लेकिन तभी वहाँ 2 और वाइवर्न्स आ जाते हैं। रियो इस बार बिना स्पेल चांट किए ही उन्हें आइसिकल से जमीन पर पिन कर देता है और एबल को शक होने लगता है। खैर वे वाइवर्न्स को हरा देते हैं, उनके मैजिक स्टोन्स इकट्ठा करते हैं और फिर उत्तर की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। जल्द ही वे माउंटेन रेंज पार करके हरी भरी पहाड़ियों में पहुंच जाते हैं। एबल हैरान होता है कि उन्होंने न सिर्फ वाइवर्न्स से लड़ाई की बल्कि इतने सारे मैजिक स्टोन्स भी हासिल किए जो एम्पायर पहुंचते ही बहुत पैसा दिलाएंगे। रियो अचानक क्यूरियस हो जाता है कि वे किस कंट्री की ओर जा रहे हैं क्योंकि डेभी एम्पायर के अलावा उसे कोई भी ठीक लगता है। एबल उसे बताता है कि डेही
वही एम्पायर थोड़ा और उत्तर में है। और यह सुनकर रियो राहत की सांस लेता है। इससे एबल कंफ्यूज्ड हो जाता है और वह रियो से पूछता है कि क्या उसे एम्पायर से कोई दिक्कत है। रियो जवाब देता है कि उसे एम्पायर या वहाँ के लोगों से कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसका नाम इतना क्रिंज है कि वह उससे जुड़ना ही नहीं चाहता और एबल को यह काफी अजीब लगता है। अचानक रियो दूर एक सड़क देखता है और देखकर समझ जाता है कि वह ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती है। एबल को एहसास होता है कि जो माउंटेन रेंज उन्होंने अभी पार की थी वह साधारण नहीं थी, लेकिन जब रियो उससे पूछता है कि वह क्या सोच रहा है तो एबल कहता है कि कुछ नहीं और बताता है कि यह सड़क उन्हें एक टाउन तक ले जाएगी। रियो बिस्तर पर सोने के ख्याल से एक्साइटेड हो जाता है और एबल उसे टाउन का खाना ट्राई करने की सलाह देता है। वे रात तक टाउन पहुंच जाते हैं और जैसे ही वे एक इन में डिनर कर रहे होते हैं, एबल रियो को एडवेंचरर्स गिल्ड में रजिस्टर कराने की सलाह देता है क्योंकि गिल्ड लाइसेंस उसकी आइडेंटिटी कार्ड की तरह काम करेगा। साथ ही अगर उसके पास गिल्ड लाइसेंस होगा तो उसे नए शहर में घुसते वक्त कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वह रियो को याद दिलाता है कि अभी अभी उसने टाउन में घुसते समय उसके लिए सिल्वर कॉइन दिया था और रियो उसे चिढ़ाने लगता है। पूछता है कि क्या वह दोस्त के लिए खर्च किए हर पेनी का हिसाब रखेगा। एबल इस बिहेवियर से अंदर ही अंदर क्रिंज महसूस करता है, लेकिन वह अपनी लेक्चर जारी रखता है और बताता है कि अगर रियो एडवेंचरर गिल्ड का मेंबर बन जाता है तो गिल्ड उससे मैजिक स्टोन्स और मॉन्स्टर मटेरियल्स अच्छी कीमत पर खरीदेगा। वह समझाता है कि सिर्फ एल्केमिस्ट ही उन मटेरियल्स का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और रियो उनके बारे में और जानने को क्यूरियस हो जाता है, लेकिन उसे सवाल पूछने का मौका नहीं मिलता क्योंकि वेट्रेस खाना ले आती है और करी राइस की प्लेट देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। रियो सोचने लगता है कि इस दुनिया में करी राइस कैसे हो सकता है। करी का स्वाद भी उतना ही डिलिशियस और नॉस्टैल्जिक होता है जितना वह जापान में खाता था और रियो जल्दी से प्लेट खत्म करके और ऑर्डर कर देता है। अगले दिन रियो लगातार इस बात पर बड़बड़ाता रहता है कि करी कितनी अच्छी थी और कहता है कि यह भी एक और इंटरेस्टिंग चीज निकली जिसे एबल ने उससे छुपाया हुआ था। वह मजाक में उससे कहता है कि वह अपने सारे सीक्रेट्स बता दे, जिससे एबल थोड़ा टेकन बैक हो जाता है, लेकिन रियो बस उससे टाउन की डिजर्ट शॉप्स के बारे में पूछना चाहता था। खैर वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं और जल्द ही वे लॉन टाउन पहुंचते हैं जो विशाल वीट फील्ड से घिरा होता है। जैसे ही वे टाउन गेट पर पहुंचते हैं, गार्ड निमर एबल को पहचान लेता है और उसे देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि कुछ महीनों पहले एबल को मिसिंग रिपोर्ट किया गया था। एबल उसे बताता है कि बहुत कुछ हुआ और वह रियो की वजह से सुरक्षित वापस आ पाया। निमर रियो को अपने दोस्त की जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है और जोश में उसका हाथ हिलाता है। इसके बाद वह एबल से बातें करने लगता है। टाउन के अंदर पहुंचते ही एबल रियो से कहता है कि उन्हें सीधे गिल्ड जाना चाहिए क्योंकि उसके रहते रियो रजिस्ट्रेशन के समय ही रैंक अप कर सकता है। वह समझाता है कि आमतौर पर नए एडवेंचरर्स को रजिस्टर करते समय F रैंक दी जाती है, लेकिन अगर B रैंक या उससे ऊपर का एडवेंचरर उनके लिए रिकमेंडेशन दे दे तो वे सीधे D रैंक तक पहुंच सकते हैं। वे जल्द ही गिल्ड पहुंचते हैं और वहां मौजूद हर कोई एबल को दोबारा देखकर खुश हो जाता है। वे उसे ऐसे घेर लेते हैं जैसे वह कोई सेलिब्रिटी हो और रियो यह देखकर खुश होता है कि एबल के इतने लोग हैं जो उसकी परवाह करते हैं। वह तय करता है कि उसे इस रियूनियन का थोड़ा और मजा लेने देना चाहिए और फ्रेश एयर के लिए बाहर चला जाता है। वह टहल ही रहा होता है कि अचानक एक एल्फ से टकरा जाता है। रियो उसकी नुकीली कानों और खूबसूरत चेहरे में खो जाता है, जबकि एल्फ लड़की उसकी आउटफिट की वजह से उससे नजर नहीं हटा पाती। वह पहचान लेती है कि यह फेरी किंग का कोट है और कहती है कि फेरी किंग उसे बहुत पसंद करता होगा जो उसने उसे ऐसा गिफ्ट दिया। रियो को समझ ही नहीं आता कि वह क्या कह रही है। फिर एल्फ लड़की बताती है कि आज वह जल्दी में है, लेकिन उम्मीद करती है कि किसी दिन उससे फिर मुलाकात होगी। रियो वहीं खड़ा बुरी तरह कंफ्यूज्ड रह जाता है। तभी एबल बाहर आकर उसे अंदर बुलाता है। फिर वह रियो को अपने सारे दोस्तों से उस इंसान के तौर पर मिलवाता है जिसने उसकी जान बचाई थी। सब लोग एबल को बचाने के लिए रियो का धन्यवाद करते हैं और रियो को मिल रही अटेंशन पसंद आने लगती है। इसके बाद एबल रियो को फ्रंट डेस्क पर ले जाता है और रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि उसकी रिकमेंडेशन पर रियो को D रैंक एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर कर दे। रिसेप्शनिस्ट ये सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि एबल की पार्टी ने पहले कभी किसी को रिकमेंड नहीं किया था। एबल जवाब देता है कि रियो एक बहुत स्पेशल केस है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि फिर भी रियो को रैंक अप के लिए अपनी ताकत का प्रूफ देना होगा। एबल कहता है कि वह इस बारे में सीधे गिल्ड मास्टर से बात करना चाहता है। रिसेप्शनिस्ट उन्हें थोड़ी देर इंतजार करने को कहती है और थोड़ी ही देर में ड्रामेटिक गिल्ड मास्टर ह्यू दौड़ता हुआ आता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि एबल वापस आ गया है, एबल उसे रियो से मिलवाता है और कहता है कि वह चाहता है कि रियो रैंक अप एग्जाम दे। ह्यू कहता है कि इसके लिए उन्हें उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करनी होगी। एबल जवाब देता है कि रियो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसे सुनकर गिल्ड मास्टर को यकीन नहीं होता। अपनी बात साबित करने के लिए एबल ह्यू को वे सारे मैजिक स्टोन्स दिखाता है जो उन्होंने वाइवर्न्स से इकट्ठा किए थे और ह्यूक का दिमाग घूम जाता है। वह कहता है कि इतने मैजिक स्टोन्स होने का मतलब है कि उन्होंने इतने वाइवर्न्स
वाइवर्न्स मारे हैं जो एक पूरा देश तबाह कर सकते थे। एबल उसे बताता है कि मॉन्स्टर अटैक की चिंता की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने वाइवर्न्स को मलेफिक माउंटेन्स के साउथ में मारा था। रियो क्यूरियस हो जाता है कि क्या माउंटेन का नाम किसी तरह सिग्निफिकेंट है। ह्यूग बताता है कि उसने कभी किसी इंसान के बारे में नहीं सुना जिसने मेलेफिक माउंटेन्स को सेफली क्रॉस किया हो। वह कहता है कि वे इतने खतरनाक हैं कि हाईएस्ट रैंकिंग एडवेंचरर्स भी बिना किसी बहुत बड़ी वजह के वहाँ नहीं जाते। उसे यकीन नहीं होता कि रियो और आबेल इतिहास के पहले लोग हैं जिन्होंने यह कारनामा किया है और वह बिना कोई टेस्ट लिए रियो का रैंक बढ़ाने पर तुरंत सहमत हो जाता है। तभी आबेल की पार्टी कमरे में घुस आती है और वे बेहद इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि वे उसे फिर कभी नहीं देख पाएंगे। गिल्ड मास्टर उन्हें अपने दोस्त से मिलने देता है और रियो को बाहर ले जाकर रजिस्टर करने का फैसला करता है। रियो उसके साथ जाता है लेकिन एबल उससे कहता है कि काम खत्म होने के बाद रिसेप्शनिस्ट डेस्क पर उसका इंतजार करे क्योंकि वह उसे एक स्पेशल जगह दिखाना चाहता है। इसके बाद ह्यूग रियो को अपने ऑफिस ले जाता है और बताता है कि एबल की पार्टी क्रिम्सन स्वॉर्ड उनकी सबसे स्ट्रॉन्ग और पॉपुलर पार्टीज में से एक है। रियो को इसमें ज्यादा हैरानी नहीं होती और वह ज्यादा क्यूरियस होता है कि क्या वह सच में शुरुआत से ही डी रैंक डिजर्व करता है। जवाब में ह्यूग कहता है कि वह जानता है कि एबल कितना टैलेंटेड है लेकिन वह अकेले वाइवर्न को नहीं हरा सकता। इससे उसे यकीन होता है कि वाइवर्न से लड़ाई में रियो की अहम भूमिका रही होगी जो उसे डी रैंक के लिए क्वालिफाई करता है। तभी रिसेप्शनिस्ट ऑफिस में आती है और रियो को फॉर्मली एडवेंचरर रजिस्टर करने के लिए जरूरी इक्विपमेंट लेकर आती है और ह्यू सारा काम उसे सौंप कर चला जाता है क्योंकि उस पर पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है। रिसेप्शनिस्ट इनेना खुद का परिचय देती है और बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछना शुरू करती है। फिर वह रियो को बताती है कि रजिस्ट्रेशन के बाद 300 दिनों तक वह गिल्ड लॉजिंग्स में रह सकता है। उसके बाद उसे रहने की दूसरी जगह ढूंढनी होगी। इसके बाद वह उसे डंजन एक्सप्लोरेशन के कोर्स के बारे में बताती है जो गिल्ड नए एडवेंचरर्स को ऑफर करता है और रियो तुरंत कहता है कि वह कोर्स में एनरोल करना चाहता है। नेना उसे बताती है कि 2 दिन बाद सुबह 9 या बजे मीटिंग हॉल में आना और रियो ये जानकर शॉक हो जाता है कि यहाँ क्लॉक्स भी हैं। नेना फिर एक्चुअल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करती है और रियो से सामने रखे क्रिस्टल डिवाइस पर हाथ रखने को कहती है। जैसे ही वह क्रिस्टल पर हाथ रखता है वह उसके बायोमेट्रिक्स स्कैन करता है और ऊपर रखी मेटल प्लेट में डेटा अपलोड कर देता है जिससे वह उसकी गिल्ड कार्ड बन जाती है। नेना रियो को ऑफिशियली गिल्ड में रजिस्टर होने पर बधाई देती है और इसके साथ वे ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं। इसके कुछ देर बाद एबल रियो को टाउन घुमाने ले जाता है और कहता है कि एस्कॉर्ट करने के बदले वह उसे कुछ कपड़े और एक स्टाफ खरीद कर देगा। रियो कपड़े पाकर खुश होता है लेकिन स्टाफ को लेकर क्यूरियस रहता है। एबल कहता है कि हर मैजिशियन को स्टाफ की जरूरत होती है लेकिन रियो जवाब देता है कि वह बिना किसी टूल के भी मैजिक अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। वह जोड़ता है कि मेले फाइट के लिए वह स्वॉर्ड भी इस्तेमाल करता है इसलिए स्टाफ उसे ज्यादा मदद नहीं करेगा। एबल यह सुनकर हैरान हो जाता है और भी ज्यादा तब जब रियो उसे बताता है कि उसके पास जो छोटा नाइफ है वही असल में उसकी स्वॉर्ड है। खैर रियो उससे कहता है कि उसे कपड़ों या स्टाफ से ज्यादा जरूरी किसी और चीज की जरूरत है और वह है इस दुनिया की बेसिक इंफॉर्मेशन। जल्द ही उसे पता चलता है कि इस दुनिया में आवर, डे, वीक और मंथ बिल्कुल अर्थ जैसे ही हैं और यहाँ भी चीजों को मापने के लिए मेट्रिक सिस्टम इस्तेमाल होता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि बहुत पहले अर्थ से कोई इस दुनिया में आया होगा और चीजों को बदल दिया होगा, इसी वजह से यहाँ इतनी फेमिलियर चीजें हैं। तभी अबल दुकान से वापस आता है रियो की खरीदी हुई चीजों का भुगतान करके। फिर वह उसे बताता है कि दिन का मेन इवेंट अभी बाकी है। वह रियो को एक ह्यूज इन में ले जाता है जहाँ गिल्ड के सारे दोस्त उसकी सेफ रिटर्न का जश्न मनाने के लिए मौजूद होते हैं। वे पूरी रात पार्टी करते हैं और अगली सुबह नेना को रियो को बेल आउट करना पड़ता है ताकि उसे वह जगह दिखा सके जहाँ वह रहेगा। वह उसे एक कमरे में ले जाती है जहाँ पहले से 2 न्यूबी एडवेंचरर्स रह रहे होते हैं और ब्राउन हेयर्ड लड़का खुद को नील्स बताता है और ब्लॉन्ड लड़का आइडो। वे उसे अपने रूम में वेलकम करते हैं और जैसे ही नेना जाती है नील्स यह बताने लगता है कि उसे वह कितनी पसंद है। आइडो उसे उसकी लीग से बाहर की महिलाओं के सपने देखना बंद करने को कहता है। फिर वह रियो से गिल्ड लॉजिंग के बारे में कैजुअल बात करने लगता है। तभी नेना एक और न्यूली रजिस्टर्ड एडवेंचरर को लेकर वापस आती है जो घबराते हुए खुद को एमोन बताता है और चारों लड़के जल्दी ही आपस में घुल मिल जाते हैं। कुछ दिनों बाद रियो और एमन डंजन एक्सप्लोरेशन फॉर डमीज का क्रैश कोर्स पूरा करते हैं और उनका टीचर बताता है कि दोपहर में वे डंजन के फर्स्ट लेवल में जाने वाले हैं। एमन डंजन में जाने को लेकर साफ तौर पर नर्वस होता है लेकिन रियो उसे चिल रहने को कहता है क्योंकि अगर वह अभी घबरा गया तो डंजन पहुंचते पहुंचते थक जाएगा। इंस्ट्रक्टर पूछता है कि क्या किसी को कोई सवाल है और रियो पूछता है कि क्या पहले क्लियर किए गए फ्लोर्स पर इंस्टेंटली ट्रेवल करने का कोई तरीका है। इंस्ट्रक्टर इस सवाल से इम्प्रेस्ड हो जाता है क्योंकि यह बात सिर्फ एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर्स जानते हैं। वह बताता है कि साउथ में कुछ डंजन्स में चेक पॉइंट्स के बीच इंस्टेंटली ट्रेवल करने
की सुविधा होती है, लेकिन लोन के डंजन में ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद इंस्ट्रक्टर सारे स्टूडेंट्स को सिटी के बीचों बीच मौजूद डंजन की तरफ ले जाता है। वह समझाता है कि असल में सिटी डंजन के चारों ओर बनाई गई है और हर कुछ सालों में डंजन में मॉन्स्टर्स की पॉपुलेशन अचानक बढ़ जाती है और कभी कभी मॉन्स्टर्स सरफेस तक पहुंच जाते हैं। वह बताता है कि डंजन के चारों ओर बनी दीवारें सिविलियंस को मॉन्स्टर्स से बचाती हैं, लेकिन न्यूबीज को रियश्योर करता है कि अभी किसी बड़े मॉन्स्टर वेव का कोई खतरा नहीं है। जल्द ही वे डंजन के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं, जो बिना मॉन्स्टर्स का सेफ जोन होता है। इंस्ट्रक्टर सबको बताता है कि वे फर्स्ट फ्लोर एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन एंट्रेंस के पास ही रहें। रियो और एमन टीम बनाते हैं और जल्द ही रियो एक मॉन्स्टर को उनकी तरफ आते हुए सेंस कर लेता है। वह अमोन से कहता है कि वह मॉन्स्टर पर वॉर करे, जबकि वह उसे रोक कर रखेगा और लड़का घबराते हुए अपनी सोर्ड निकालता है। कुछ ही पलों में एक मॉन्स्टर एंट वहाँ पहुँचती है और रियो तुरंत पहचान लेता है कि यह बुक में पढ़ी सोल्जर एंट है। वह एमन से कहता है कि मॉन्स्टर की गर्दन पर वार करे, जबकि वह आइसिकल लांसेस से उसे रोक लेता है। रियो पूरी तरह मॉन्स्टर को जमीन पर पिन कर देता है और अमोन आसानी से उसकी गर्दन काट देता है। अपनी पहली किल हासिल करते हुए वह खुशी से झूम उठता है और रियो उस एंट का मैजिक स्टोन निकालकर उनकी पहली सक्सेसफुल मॉन्स्टर हंट की ट्रॉफी बना लेता। बाद में वे अपने रूममेट्स के साथ डिनर करते हैं, जो उनकी पहली डंजन ट्रिप सेलिब्रेट करना चाहते हैं और इस बात से काफी इम्प्रेस्ड होते हैं कि उन्होंने सोल्जर एंट को गिरा दिया। अमोन कहता है कि उसने सिर्फ फिनिशिंग ब्लो दिया था और ज्यादातर काम रियो ने एंट को रोक कर रखा था। फिर वह कहता है कि वह कल फिर डंजन जाना चाहता है, लेकिन अकेले जाने को लेकर चिंतित है। रियो उसके साथ जाने की पेशकश करता है क्योंकि वह भी डंजन को और एक्सप्लोर करना चाहता है, खासकर इसलिए क्योंकि इंस्ट्रक्टर के कहने के बावजूद फर्स्ट फ्लोर पर मॉन्स्टर मिलना उसे चिंता में डालता है। आइडो जोड़ता है कि उसने भी हाल ही में सेकंड और फर्स्ट फ्लोर पर सोल्जर एंट्स आने की बातें सुनी हैं और लड़के इसके पीछे की वजह समझ नहीं पाते। तभी एबल वहां आता है और बताता है कि सोल्जर एंट्स ऊपर तक खुदाई करके आ सकते हैं और टाउन के सबसे फेमस एडवेंचरर को पास से देखकर लड़के घबरा जाते हैं। लेकिन रियो हमेशा की तरह अपने दोस्त से कैजुअली बात करता है और एबेल लड़कों से कहता है कि वे रियो का ख्याल रखें क्योंकि उसमें कॉमन सेंस की कमी है। नील्स अचानक अटेंशन में खड़ा हो जाता है और एबल से खुद का परिचय देता है। कहता है कि वह उसका आइडल है और समडे उसकी तरह फेमस एडवेंचरर बनना चाहता है। वह उससे हाथ मिलाने की रिक्वेस्ट करता है और एबेल उसकी बात मानते हुए कहता है कि मेहनत करो, लेकिन सर्वाइवल को हमेशा पहली प्रायोरिटी रखना। रियो फिर एबल से पूछता है कि वह इतनी देर रात यहाँ क्या कर रहा है और एबल जवाब देता है कि वह अभी अभी अपनी मिशन से लौटा है। तभी उसकी पार्टी वहाँ आ जाती है और लड़कियां नाराज हो जाती हैं कि वह गिल्ड मास्टर को रिपोर्ट करने की बजाय यहाँ आ गया। वह कहता है कि वह बस कुछ बिगिनर्स की मदद कर रहा था, लेकिन लोली लिन शैक के खोए हुए बेटे वॉरेन से कहती है कि वह उसे यहाँ से ले जाए। बड़ा सा आदमी एबल को अपनी पीठ पर उठाकर ले जाता है और एबल बच्चे की तरह चिल्लाने लगता है। इसके बाद लिन जलन भरी नजरों से रियो को घूरने लगती है। रियो थोड़ा नर्वस हो जाता है और पूछता है कि वह क्या चाहती है। तभी प्रीस्टेस लेया उसे होश में आने को कहती है और रियो से डिस्टर्बेंस के लिए माफी मांगती है। उनके जाने के बाद आइडो और नील्स उनके पीछे फैन बॉय करने लगते हैं, लेकिन रियो को समझ नहीं आता कि उन बफून्स के ग्रुप में ऐसा क्या इम्प्रेसिव था। मीनवाइल रिया लिन से कहती है कि रियो को ऐसे घूरना ठीक नहीं था, लेकिन लिन जवाब देती है कि वह बस क्यूरियस थी क्योंकि एबल उसकी मैजिक स्किल्स की बहुत तारीफ करता रहता है। रिया मान लेती है कि वह भी क्यूरियस है, लेकिन एबल उनसे कहता है कि वे जल्द ही रियो की असली स्किल्स देखेंगे। अगले दिन रियो और एमोन फिर डंजन जाते हैं और इस बार उनका सामना मॉन्स्टर डॉग से होता है, जबकि रियो आइसिकल लांसेस से उन्हें रोक कर रखता है। एमन भी खुद को एक डिसेंट सोर्ड्समैन साबित करता है और उनमें से कुछ को गिरा देता है। इसके बाद ब्रेक लेते हुए रियो कहता है कि एमोन की स्वॉर्ड फाइटिंग स्टाइल उसे एबल की याद दिलाती है और एमोन समझाता है कि उसका टीचर एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम कीरा था, जिसने कैपिटल के एक बड़े स्कूल से स्वॉर्ड फाइटिंग सीखी थी। रियो अंदाजा लगाता है कि एबल ने भी उसी स्कूल से सीखा होगा और उसे एमोन में भी काफी स्ट्रॉन्ग बनने की पोटेंशियल दिखती है। एमोन उसकी स्वॉर्ड प्ले की नॉलेज से इम्प्रेस्ड हो जाता है, जबकि वह सिर्फ एक मेज है और रियो उसे बताता है कि उसने एक मेंटोर के साथ प्रैक्टिस की थी, लेकिन बाद में अपनी खुद की स्वॉर्ड स्टाइल डेवलप की। फिर वह कहता है कि एमन की स्टाइल काफी एग्जॉस्टिंग लगती है, लेकिन बहुत सेफ है और उसे बस अपनी स्टेमिना पर काम करने की जरूरत है। वह एमन को बताता है कि एबल उनकी यात्राओं के दौरान हर सुबह सबसे पहले अपना फॉर्म प्रैक्टिस करता था और यह दिखाता है कि सबसे टैलेंटेड लोगों को भी मेहनत करनी पड़ती है। यह सुनकर एमन मोटिवेट हो जाता है और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कड़ी मेहनत करने का फैसला करता है और रियो उसकी प्रतिक्रिया से खुश होता है। अगले दिन रियो लाइब्रेरी जाता है और वह उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी निकलती है। That's what she said। खैर, वह लाइब्रेरियन से उसे एल्केमी सेक्शन दिखाने को कहता है और वह उसे बिगिनर्स की बुक्स वाली जगह दिखाती है, लेकिन वहाँ ऑप्शंस इतने ज्यादा होते हैं कि रियो ओवरवेल्म हो जाता है।
इसलिए वह बाहर जाकर थोड़ी देर ब्रेक लेने का फैसला करता है। अचानक पूरे शहर में अंधेरा छा जाता है क्योंकि एक पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाता है और रियो बिना किसी आई प्रोटेक्शन के उसे घूरता रहता है। बस 1 सेकंड बाद ही उसे महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है और उसके आसपास मौजूद सारे लोग गायब हो चुके हैं। हवा तक का एहसास बदला बदला सा लगता है और तभी अचानक उसे पीछे से आने वाले एक अटैक का एहसास होता है। वह समय रहते रिएक्ट कर लेता और एक शक्तिशाली फायर ब्लास्ट को आइस वॉल बनाकर रोक लेता है। वह सोचता है कि आखिर उसे अटैक किसने किया और तभी उसकी नजर एक बैडास डीमन मॉमी पर पड़ती है जो उसकी ओर आ रही होती है। वह अपने स्पेस में एक ह्यूमन को देखकर काफी अम्यूज्ड होती है और उसे हराने में मजा लेने का फैसला करती है। रियो समझ जाता है कि सामने एक डीमन है और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यह इस दुनिया में अब तक देखा गया सबसे शक्तिशाली अस्तित्व है। वह उससे भागना चाहता है लेकिन उसे लगता है कि इस अजीब स्पेस से वह किसी भी हाल में एस्केप नहीं कर पाएगा, इसलिए वह लड़ने का फैसला करता है। डीमन मॉमी के अटैक करने से ठीक पहले वह दर्जनों आइस शील्ड समन कर लेता है जो उसके मैसिव फायर स्टॉर्म को ब्लॉक कर देते हैं। डीमन अचानक अपना अटैक बदल देती है और एक इनविजिबल विंड बुलेट फायर करती है जो रियो के शील्ड्स को भेद देती है, लेकिन उसकी आर्मर उसे रोक लेती है। डीमन को समझ ही नहीं आता कि एक ह्यूमन की आर्मर उसके अटैक को कैसे रोक सकती है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि रियो फेरी किंग की रोब पहने हुए है। वह समझ जाती है कि इतना गियर और पावर रखने वाला यह ह्यूमन कोई मामूली मेज नहीं है, इसलिए वह मैजिक छोड़कर तलवार से उसे काटने का फैसला करती है। रियो भी अपनी आइस सोर्ड निकालता है और उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। वह डिफेंसिव पोस्चर बनाए रखता है जबकि डीमन लेडी लगातार उसे पीछे धकेलती रहती है, लेकिन वह उससे कहीं ज्यादा तेज है और रियो मुश्किल से अपने चेहरे पर आने वाले एक डेडली स्ट्राइक से बच पाता है। वह काउंटर अटैक करने का फैसला करता है और सैकड़ों आइसिकल लांसेस उस पर दाग देता है। डीमन फुर्ती से सभी को डॉज कर लेती है, यह महसूस किए बिना कि इस दौरान सोलर एक्लिप्स खत्म होने वाला है क्योंकि वह सिर्फ खेलती जा रही होती है। इस बीच रियो समझ जाता है कि वह अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए विंड मैजिक का इस्तेमाल कर रही है और तभी वह उस पर अंतिम वार करने के लिए कूद पड़ती है। रियो बिना ज्यादा मुश्किल के उसे ब्लॉक कर लेता है क्योंकि भले ही डीमन तेज हो, लेकिन उसके वार हेडलेस नाइट के सामने कुछ भी नहीं थे जिसने उसे ट्रेन किया था। डीमन प्रभावित हो जाती है और पूछती है कि आखिर वह कौन है जिसके पास फेरी किंग की रोब और तलवार दोनों हैं। वह एक फायरबॉल बनाकर हमला करती है, लेकिन रियो उसे तुरंत आइसिकल लांस से कैंसिल कर देता है। इससे डीमन बुरी तरह चिढ़ जाती है और फैसला करती है कि लड़ाई लंबी खींचने से पहले ही उसे मार देना बेहतर होगा क्योंकि वह उसके लिए खतरा बन सकता है। वह बेरहमी से हमला करती है, लेकिन रियो पूरे आत्मविश्वास के साथ उसके हर वार को डिफेंड करता है। उसे काउंटर अटैक का एक मौका मिलता है जिससे डीमन का बैलेंस बिगड़ जाता है। रियो इसी पल का इंतजार कर रहा था और वह आइसिकल लांसेस की बौछार कर देता है। डीमन अपने चारों ओर फायर वॉल बना लेती है जो उसके सारे हमलों को न्यूट्रलाइज कर देती है, लेकिन जब प्रेशर बढ़ता है तो वह खुद को बचाने के लिए रॉक वॉल्स बना लेती है। रियो भी अपना अटैक पैटर्न बदलता है और हाई प्रेशर वाटर जेट से दीवार को काटते हुए डीमन को घायल कर देता है। उसे झटका लगता है जब उसके हमले सच में उसे चोट पहुंचाते हैं, लेकिन किस्मत से रियो धुएं की वजह से अंधाधुंध हमला कर रहा था। वह उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डीमन सीधे उस पर कूदकर उसका अटैक रोक लेती है। मिड एयर क्लैश के दौरान रियो नोटिस करता है कि डीमन के घाव बहुत तेजी से हील हो रहे हैं। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर वह उसे एक बिल्डिंग में जा पटकती है, लेकिन जैसे ही वह उसे खत्म करने के लिए पावरफुल अटैक करने वाली होती है, वह देखती है कि आसमान से पानी की बूंदें गिर रही हैं। वह हैरान हो जाती है, लेकिन जैसे ही एक बूंद उसके चेहरे को छूती है और उसे जला देती है क्योंकि वह बॉइलिंग से भी ज्यादा गर्म होती है, वह दर्द से चीख उठती है। वह तुरंत खुद को एक रॉक बॉल में बंद कर लेती है और बॉइलिंग रेन के खत्म होने का इंतजार करती है। इसी बीच रियो नीचे उतरता है। अचानक डीमन वुमन जबरदस्त फ्लेम मैजिक छोड़ती है जिससे आसपास की हर चीज उड़ जाती है। वह डरावने अंदाज में रियो की ओर बढ़ती है, लेकिन तब तक एक्लिप्स लगभग खत्म हो चुका होता है और जैसे ही सूरज की रोशनी उसकी तलवार को छूती है, वह बिखर जाती है। डीमन कहती है कि इस बार वे अपनी लड़ाई खत्म नहीं कर पाएंगे और रियो उसे कहता है कि अब दफा हो जाओ। उसे उसके बदतमीज होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता और वह खुद को लियोनोर बताती है। फिर रियो से उसका नाम पूछती है। रियो भी अपना नाम बता देता है, हालांकि वह साफ कर देता है कि वह किसी डीमन के बारे में और कुछ नहीं जानना चाहता। लियोनोर को हैरानी होती है कि रियो डीमंस के बारे में जानता है और वह सोचती है कि उसे लड़ाई का मजा लेने के बजाय उसे मार ही देना चाहिए था। वह रियो से कहती है कि भविष्य में वे फिर लड़ेंगे और हो सकता है उससे पहले वह किसी और डीमन से टकरा जाए। वह उसे चेतावनी देती है कि किसी और के हाथों मत मर जाना क्योंकि अगली बार वह और भी ज्यादा मजबूत होगी और खुद उसे खत्म करेगी। रियो यह सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन तभी इक्लिप्स खत्म हो जाता है और सब कुछ ऐसे नॉर्मल हो जाता है जैसे कुछ हुआ
ही न हो। रियो को बहुत अजीब महसूस होता है और वह किताबें खरीदने और थोड़ा आराम करने का फैसला करता है। वह पहले बैंक जाकर वाइवन मैजिक स्टोन्स बेचकर मिले पैसे निकालता है, फिर अपने डॉर्म रूम की तरफ जाता है दोस्तों से मिलने। लेकिन वह देखता है कि वे वहाँ नहीं हैं। जैसे ही वह बाहर जाने वाला होता है, वह देखता है कि कुछ दूसरे एडवेंचरर्स उसके दोस्तों को बुली कर रहे हैं। मिल्स और आइडो उन्हें कावर्ड कहते हैं कि जब वे इंजर्ड थे तब उन पर घात लगाकर हमला किया गया। लेकिन बुलीज का लीडर डैन कहता है कि यही बात वे डंजन में मॉन्स्टर्स के एम्बुश करने पर भी कह सकते हैं जब वे मर जाएंगे। तभी उसके लैकीज अचानक बेहोश होकर गिर जाते हैं क्योंकि रियो ने पीछे से हमला किया था। वह डैन से कहता है कि वह बिल्कुल सही था, लेकिन उसे कभी कभी अपनी सलाह खुद भी सुननी चाहिए। वह पूछता है कि अब उसके दोस्त गिर चुके हैं तो क्या वह भागने के लिए तैयार है। डैन तुरंत उस पर मुक्का मारने दौड़ता है, लेकिन रियो बस साइड में हटता है और तलवार के हैंडल से उसके पेट पर वार करता है, जिससे वह सुबह का नाश्ता उगल देता है। फिर वह अपने दोस्तों को हील करता है और कहता है कि उन्हें स्टेमिना बढ़ाने की जरूरत है ताकि अगली बार कोई पंख उन्हें ऑफ गार्ड न पकड़ सके। लेकिन उससे पहले वह कहता है कि सबको रिकवर और रिलैक्स करना चाहिए। वे पब्लिक बाथ जाते हैं जहाँ प्रीस्ट रियो के विंड बुलेट वाले जख्म को हील करता है। सब क्यूरियस होते हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद रियो को किसने घायल किया, लेकिन वह अभी डीमन के बारे में कुछ नहीं बताता क्योंकि पहले आराम जरूरी है। इसके बाद एमोन, मिल्स और आइडो एक टीम बनाकर डंजन जाने लगते हैं। मिल्स और एमन गॉब्लिन से लड़ते हैं जबकि आइडो पीछे रहकर सपोर्ट और हील करता है। मिल्स गॉब्लिन्स के मैजिक स्टोन्स इकट्ठा करता है, आइडो एमन को हील करता है और वे बात करते हैं कि गॉब्लिन से टकराना कितना खतरनाक था। मिल्स कहता है कि अब रिट्रीट करना चाहिए क्योंकि आगे जाना खतरनाक होगा और आइडो सहमत होता है क्योंकि चौथे फ्लोर पर गॉब्लिन आर्चर्स मिलना नॉर्मल नहीं है। एमोन और मॉन्स्टर्स हंट करना चाहता है, लेकिन नील्स को एबल की बात याद आती है कि कभी भी छोटी चीजों के लिए जान जोखिम में मत डालो। आखिरकार वे सरफेस पर लौट आते हैं जो दिन की सबसे बड़ी सेविंग साबित होती है क्योंकि कुछ फ्लोर्स नीचे एक और पार्टी एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर के हाथों मारी जा चुकी होती है। सरफेस पर वापस आकर रियो सोचता है कि लियोनोर की मैजिक इस दुनिया से परे थी, लेकिन कास्टिंग स्पीड में वह उसके बराबर था। वह अपनी स्ट्रेंथ्स को और बढ़ाने और वीकनेसेस को खत्म करने का फैसला करता है। उसे याद आता है कि वह लियोनोर की मूवमेंट स्पीड का मुकाबला नहीं कर पाया था। वह उसकी विंड मैजिक से जेलस होता है, लेकिन फिर तय करता है कि जेलसी छोड़कर खुद का सोल्यूशन निकालेगा। वह सोचता है कि वाटर जेट से खुद को प्रोपेल किया जाए। उसने यह पहले पानी के अंदर किया था, लेकिन सरफेस पर काम करेगा या नहीं पता नहीं। वह पहले अपने सामने एक आईसी प्लेटफॉर्म बनाता है और फिर अपनी पीठ के कई पॉइंट से छोटे छोटे वाटर जेट्स छोड़ता है ताकि आगे बढ़ सके, लेकिन उसकी स्पीड ट्रैफिक क्रॉसिंग पर चलती किसी बूढ़ी दादी जैसी होती है। रियो इस रिजल्ट से बेहद नाखुश होता है, लेकिन इसे वर्क इन प्रोग्रेस कहकर छोड़ देता है। फिर वह लाइब्रेरी जाता है डीमंस और एल्केमी के बारे में सीखने। उसी समय एबल की पार्टी की लोली विजर्ड लिन भी लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही होती है। वह ऐसा स्पेल ढूंढ रही होती है जो इतना थिक आइस वॉल बना सके कि गोलेम्स को क्रश कर दे, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वह खुश होती है क्योंकि वह मानना चाहती है कि रियो सिर्फ एक स्कैमर है जिसने एबल को बेवकूफ बनाया और ऐसे पावरफुल स्पेल्स सिर्फ कॉन्टिनेंट का स्ट्रॉन्गेस्ट विजर्ड ही इस्तेमाल कर सकता है। जैसे ही वह किताब शेल्फ पर रखती है, वह एल्फ गर्ल सैरा को देखती है। दोनों ग्रीटिंग करती हैं और थोड़ी बातचीत के बाद सैरा को याद आता है कि उसे अपनी ग्रुप के पास लौटना है। दूसरी तरफ अमोन और बाकी गिल्ड लौटते हैं और नील्स रिसेप्शनिस्ट नेना को देखकर हकलाने लगता है। आइडो उसके सिर पर मारता है और नेना को बताता है कि उन्हें 5th फ्लोर पर गॉब्लिन आर्चर्स मिले, इसलिए वे जल्दी लौट आए। नेना मैजिक स्टोन्स वेरीफाई करती है और तुरंत गिल्ड मास्टर को इन्फॉर्म करने दौड़ती है। ह्यू यह सुनकर खुश नहीं होता कि 5th फ्लोर पर गॉब्लिन्स मिले क्योंकि वे आम तौर पर 10th फ्लोर से नीचे होते हैं। उसे लगता है कि यह किसी बड़े खतरे का संकेत है और वह नेना से कहता है कि तुरंत बी रैंक और ऊपर की सभी पार्टीज को बुलाया जाए। नेना बताती है कि फिलहाल शहर में सिर्फ 2 हाई रैंक्ड पार्टीज हैं, क्रिम्सन सोर्ड और व्हाइट ब्रिगेड। जल्द ही एबल और उसकी पार्टी ह्यूग के ऑफिस पहुंचते हैं और एबल खुश नहीं होता कि उसे व्हाइट ब्रिगेड के साथ काम करना पड़ेगा क्योंकि उसे उनका लीडर पसंद नहीं। लड़कियां उसे विम्प कहना बंद करने को कहती हैं और वह खुद को शांत करता है। ऑफिस में फेल्प्स पहले से मौजूद होता है और एबल उसे देखकर मुंह बनाने से खुद को रोकता है। ह्यूग उन्हें बताता है कि 5th फ्लोर पर गॉब्लिन्स मिलने की जानकारी पूरी तरह रिलायबल है और दोनों पार्टीज को डंजन में जाकर मॉन्स्टर आउटब्रेक के साइंस जांचने होंगे। वह बताता है कि पिछला आउटब्रेक 10 साल पहले हुआ था और भले ही जल्दी हो, लेकिन खतरा है। वह 100 गोल्ड कॉइन्स एडवांस और मिशन पूरा होने पर 200 और ऑफर करता है। एबल पूछता है कि क्या उन्हें सिर्फ इन्वेस्टिगेट करना है। ह्यू हाँ कहता है। फेल्प्स पूछता है कि अगर आउटब्रेक शुरू हो चुका हो तो क्या करें। ह्यूग जवाब देता है कि तुरंत सरफेस पर लौट आएं ताकि वॉल्स लॉक की जा सकें और नाइट्स मदद कर सकें। वह बताता है कि लॉर्ड और नाइट्स HQ को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया है। दोनों
पार्टीज मिशन एक्सेप्ट कर लेती हैं। अगले दिन रियो नॉर्दर्न लाइब्रेरी जाने की तैयारी करता है। वह अपने रूममेट्स को बताता है कि वह एल्केमी पर और पढ़ना चाहता है और सुना है कि नॉर्दर्न लाइब्रेरी में एडवांस्ड बुक्स हैं। ईडो बताता है कि डी रैंक और ऊपर के एडवेंचरर्स वहां जा सकते हैं। एमन जोड़ता है कि वहां फॉरबिडन बुक्स होने की अफवाह भी है। रियो एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन आइडो कहता है कि उन्हें पढ़ने के लिए बी रैंक होना जरूरी है। सब उसे शुभकामनाएं देते हैं। रियो नॉर्दर्न लाइब्रेरी पहुंचते ही उसकी वाइब पसंद करता है। वह सोचता है कि डीमंस वाली किताबें पूछना सबको डरा देगा। जैसे ही वह फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ता है, उसे सैरा दिखती है और वह तुरंत उस पर फिदा हो जाता है। उसी समय ह्यू और दोनों हाई रैंक्ड पार्टीज डंजन गेट पर पहुंचते हैं। गेट खोलने से पहले एबल को कुछ गलत लगने का एहसास होता है। वह लिन से कहता है कि विंड मैजिक से फर्स्ट फ्लोर स्कैन करे और वह तुरंत गेट के सामने सैकड़ों मॉन्स्टर्स देख लेती है। सब पैनिक कर जाते हैं क्योंकि यह साफ सबूत है कि मॉन्स्टर आउटब्रेक शुरू हो चुका है। ह्यू सबको पीछे हटने और नाइट्स ऑफ गिल्ड को कांटेक्ट करने का आदेश देता है। गिल्ड में मिल्स और बाकी नोटिस देखते हैं कि डंजन बंद कर दिया गया है। तभी एक आदमी दौड़कर आता है और आउटब्रेक की घोषणा करता है और सब एडवेंचरर्स को वॉल्स पर जाने का आदेश मिलता है। दूसरी तरफ रियो और सेरा एक दूसरे को देखते रहते हैं और आखिर वह कहती है कि वे फिर मिल गए। वे एक दूसरे का परिचय देते हैं। सेरा पूछती है कि वह क्या ढूंढ रहा है। रियो ऑलमोस्ट डीमंस बोल देता है, लेकिन संभल कर कहता है कि वह गोलेम्स बनाने के लिए एल्केमी सीखना चाहता है। सेरा उनकी एम्बिशन से प्रभावित होती है, लेकिन बताती है कि इस पर खास किताबें नहीं हैं। फिर भी वह कहती है कि वह उसे सही किताबें दिखा सकती है। रास्ते में वे किताबों और एडवेंचरिंग पर बात करते हैं। सेरा बताती है कि वह विंड नाम की बी रैंक पार्टी की अकेली मेंबर है। रियो कहता है कि किसी ने बताया था कि शहर में सिर्फ एक एल्फ है। सेरा कहती है कि एल्व्स इंसानों से नहीं घुलते मिलते, लेकिन वह अलग है। उधर सारे एडवेंचरर्स वॉल्स पर पहुंच चुके होते हैं और मॉन्स्टर्स गेट तोड़कर बाहर आ जाते हैं। ह्यूग मैजिक और एरो से हमला करने का आदेश देता है। नाइट्स भी आ जाते हैं। स्थिति संभलती दिखती है, लेकिन ह्यूग को मॉन्स्टर्स की संख्या चिंता में डालती है। एबल की पार्टी के एरोज खत्म हो जाते हैं। तभी नील्स एक बैरल भर एरोज लाता है और ह्यूग का मैसेज देता है कि बॉस मॉन्स्टर उन्हें संभालना है। मॉब्स खत्म होने के बाद ह्यूग, एबल और फेल्प्स को आगे बढ़ने का आदेश देता है। वे कूदते हैं। लिन विंड मैजिक से लैंडिंग स्लो करती है। गॉब्लिन साफ करने के बाद वे डोर पर बॉस का इंतजार करते हैं। एक गॉब्लिन जनरल निकलता है, फिर दो और। एबल समझ जाता है कि यह गॉब्लिन किंग है। वह कहता है कि जनरल्स को पहले मारना होगा। वह और फेल्प्स एक एक लेंगे, बाकी लिन और लिया। लड़ाई शुरू होती है। एबल दुश्मन की आर्म्स काट देता है। तभी वह एंट्रेंस पर गॉब्लिन किंग को देखता है और सबको चिल्लाकर नीचे झुकने को कहता है। अगले ही पल एक मैसिव विंड स्लैश जनरल्स को मार देता है। गॉब्लिन किंग की ताकत देख सब सन्न रह जाते हैं। एबल और फेल्प्स मिलकर हमला करते हैं, लेकिन आर्मर नहीं टूटती। एबल गोस्ट बनकर हमला डॉज करता है, हार्ट पर वार करता है, लेकिन फिनिश नहीं कर पाता। वह लिन को फिनिशिंग ब्लो का आदेश देता है। विंड स्पीयर्स गॉब्लिन किंग को गिरा देती हैं। सब राहत महसूस करते हैं, लेकिन असली खतरा अभी बाकी होता है। बाद में रियो गिल्ड लौटता है। सब एक्साइटेड होते हैं। ह्यू पेपर वर्क में दबा होता है। उसे लॉर्ड और नाइट्स को रिपोर्ट करना, फीस देना, परफॉर्मेंस असेस करना और रिपेयर्स प्लान करने होते हैं। डंजन 1 महीने के लिए बंद होगा, लेकिन ह्यूग जानता है कि इससे नई समस्याएं आएंगी। रियो को पता चलता है कि आउटब्रेक हुआ था और टॉप पार्टीज ने संभाला। मिल्स एबल की तारीफ करता है। आइडो लिन के हाईएस्ट लेवल विंड मैजिक बुलेट रेन की। एमन कहता है कि एबल बिना हिले डॉज कर गया। एबल आता है और बताता है कि उसने परफेक्ट शैडो स्किल इस्तेमाल किया। सब फैन बॉइंग करते हैं। रियो सोचता है कि नाम रखने वाला जीनियस रहा होगा। लिन और लिया आती हैं। रियो को हॉस्टिलिटी महसूस होती है। लिन पूछती है कि क्या वह सच में आइस वॉल बना सकता है। रियो कहता है कि 40 मिलावर क्यूब तक। लिन चौंक जाती है। रियो बताता है कि सीखना मुश्किल था। वह पूछती है क्या यह ओरिजिनल स्पेल है। रियो को मतलब नहीं पता। लिन बताती है कि स्पेल्स इनकैंटेशन से होते हैं। रियो कहता है इनकैंटेशंस पर्सनल प्रेफरेंस हैं। लिन कंफ्यूज्ड रह जाती है, लेकिन तभी नील्स बोल पड़ता है। रियो से कहता है कि खाना ठंडा हो रहा है और वह तुरंत फूड काउंटर की तरफ दौड़ पड़ता है। लिन पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाती है और एबेल उसे बताता है कि रियो को लगता है इनकैंटेशंस सिर्फ इसीलिए इस्तेमाल की जाती हैं क्योंकि वे कूल लगती हैं और वह बिना इनकैंटेशंस के भी मैजिक इस्तेमाल कर सकता है, जो लिन ने आज तक सुनी सबसे अजीब बात है। इसके कुछ ही समय बाद गिल्ड में जॉब्स काफी कम हो जाते हैं। नील्स और उसके दोस्त खाली नोटिस बोर्ड को बस घूरते रहते हैं क्योंकि जब तक वे पहुंचे सारे जॉब्स पहले ही ले लिए गए थे। तभी रियो भी वहां आता है और उसे पता चलता है कि डंजन अस्थायी रूप से बंद होने के बाद से जॉब मार्केट काफी स्ट्रगल कर रहा है। लड़के उससे पूछते हैं कि क्या वह भी क्वेस्ट लेने आया है और रियो जवाब देता है कि उसे अपने एल्केमी एक्सपेरिमेंट्स के लिए मैजिक कॉपर ओर खरीदना है। यह सुनकर वे हैरान हो जाते हैं क्योंकि मैजिक ओर बेहद महंगा होता है, लेकिन उन्हें पता है कि रियो फिल्थी रिच है, इसलिए उसे फर्क नहीं पड़ता।
पड़ता। दूसरी तरफ वे खुद जॉब पाने के लिए जूझ रहे होते हैं। रियो अपने ब्रोस की मदद करने का फैसला करता है और कहता है कि वह उन्हें मैजिक कॉपर और माइनिंग के काम पर हायर करेगा। मिल्स बताता है कि शहर के पास एक अबैंडन्ड माइन है और यह सुनकर रियो खुश हो जाता है। वह लड़कों से कहता है कि वह उन्हें सिर्फ जॉब लेने के लिए ही 4-4 गोल्ड कॉइन्स देगा और हर एक कॉपर ओर के टुकड़े के लिए 25 गोल्ड कॉइन्स देगा, लेकिन उसकी एक ही शर्त है कि वे सब सेफली वापस लौटें। यह सुनकर लड़के बेहद एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि नॉर्मल जॉब से वे पूरे साल में भी इतना नहीं कमा पाएंगे। वे उससे पूछते हैं कि क्या वह सच में इतना पे कर सकता है और रियो जवाब देता है कि यह फिर भी मार्केट रेट से सस्ता है। वे खुशी खुशी काम के लिए निकल जाते हैं और रियो अपने कमरे में लौट आता है, लेकिन तभी उसे सड़क से कुछ डिस्टर्बिंग आवाजें सुनाई देती हैं। वह देखता है कि नाइट्स का एक ग्रुप एक महिला को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है और एक एडवेंचरर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। रियो देखता रहता है कि हालात बिगड़ते जाते हैं। नाइट्स लड़की को घसीट कर ले जाते हैं और एडवेंचरर उन्हें धक्का देकर उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। इससे एक नाइट गुस्से में आ जाता है और एडवेंचरर को सबक सिखाने के लिए तलवार निकालता है, लेकिन जैसे ही वह वॉर करने वाला होता है वह फिसल कर गिर जाता है, जबकि वहाँ फिसलने की कोई वजह नहीं होती। वह एडवेंचरर से पूछता है कि उसने क्या किया और वह जवाब देता है कि शायद किसी भूत ने उसे गिरा दिया होगा। इससे नाइट और भी गुस्सा हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह उठने की कोशिश करता है वह फिर से गिर पड़ता है। तभी फेल्प्स वहाँ आता है और नाइट से कहता है कि अगर वे सजा नहीं चाहते तो पीछे हट जाएं। नाइट्स पूछते हैं कि एक मामूली एडवेंचरर उनसे इस लहजे में बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है, जिस पर फेल्प्स बताता है कि वह सिर्फ एडवेंचरर नहीं है बल्कि हाइनलाइन फैमिली का एक नोबल भी है। एक नाइट को एहसास होता है कि यही वह फैमिली है जिससे रॉयल नाइट्स का पिछला कमांडर था और फेल्प्स बताता है कि वह उसके पिता की बात कर रहा है। वह उन्हें नाइट्स की रेपुटेशन खराब करना बंद करने को कहता है और वे तुरंत भाग जाते हैं। फेल्प्स उस एडवेंचरर की बहादुरी की तारीफ करता है और उससे कहता है कि वह उस महिला को उसके दोस्तों तक सेफली पहुंचा दे। उनके जाने के बाद वह रियो की खिड़की की तरफ देखता है और रियो उसे ग्रीट करता है। फेल्प्स खुद को व्हाइट ब्रिगेड पार्टी का लीडर बताता है और कहता है कि उसने उसकी अमेजिंग मैजिक के बारे में बहुत सुना है। रियो घबरा जाता है यह सोचकर कि शायद फेल्प्स ने उसे मैजिक से नाइट को फिसलाते देख लिया, लेकिन वह साफ करता है कि वह सिर्फ वही बात कर रहा है जो एबल ने उसे बताई थी। जैसे ही उनकी बातचीत शुरू होती है फेल्प्स की सेक्रेटरी उसे वहाँ से ले जाने आ जाती है और रियो समझ जाता है कि वे दोनों बेहद स्ट्रॉन्ग हैं। बाद में रियो अकेले डिनर करता है और एबल उसके साथ बैठने आ जाता है। वह कहता है कि आजकल रियो को अकेले देखना रेयर हो गया है और रियो भी उसके बारे में यही कहता है। एबल फैसला करता है कि वह उसे एक सीक्रेट बताएगा क्योंकि उसे उसकी मदद की जरूरत है। जल्द ही वे एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट पहुंचते हैं। वहाँ एबल बताता है कि नाइट्स का कैप्टन उसका दोस्त है और उसने उससे कहा है कि जो ट्रबलसम नाइट्स मौज मस्ती के लिए भाग गए हैं उन्हें वापस लाया जाए। रियो समझ जाता है, लेकिन तभी वह कुछ शेडी मास्क्ड एडवेंचरर्स को देखता है। वह एबल का ध्यान उनकी तरफ दिलाता है और कहता है कि उसने उन्हें पहले कभी नहीं देखा, वेलकम पार्टी में भी नहीं। एबल कहता है कि डंजन की वजह से ट्रैवलिंग एडवेंचरर्स आते रहते हैं, लेकिन रियो याद दिलाता है कि डंजन तो अभी बंद है। मास्क्ड एडवेंचरर्स भी उन्हें देख लेते हैं और तुरंत उन्हें ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते हैं। रियो और एबल जानबूझकर उनके पीछे चलते हैं, लेकिन जैसे ही वे थग्स एम्बुश करने की कोशिश करते हैं रियो भारी आइस स्टोन से उन्हें तुरंत नॉकआउट कर देता है। एबल उनके गिराए हुए एल्केमी टूल्स उठाता है और रियो उसे चाहता है, लेकिन एबल कहता है कि यह ऑब्वियस है। फिर वह थग्स को बांध देता है और पता चलता है कि वे दूसरे देश के सी रैंक एडवेंचरर्स हैं। एबल सिटी गार्ड्स को इन्फॉर्म करने का फैसला करता है और ट्रबलसम नाइट्स को ढूंढने के अपने मिशन पर लौट जाता है, यह जाने बिना कि वे नाइट्स पहले की बेइज्जती का बदला लेने के लिए फेल्प्स को टारगेट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वे हमला करने का फैसला करते हैं वे हिल भी नहीं पाते क्योंकि सेक्रेटरी पहले ही उन्हें पॉइजन नीडल्स से पैरालाइज कर चुकी होती है। वह फिर फायर स्पेल कास्ट करती है जिससे नाइट्स इतने बुरी तरह जल जाते हैं कि उनकी राख तक नहीं बचती। अगले दिन मॉन्स्टर आउटब्रेक के बाद डंजन का अध्ययन करने के लिए कैपिटल से एक रिसर्च टीम आती है और ह्यू तुरंत उनके लीडर क्लाइव से बहस में उलझ जाता है क्योंकि उसकी डिमांड्स अनरीजनेबल होती हैं। क्लाइव चाहता है कि लॉन शहर उनकी पूरी टीम को फूड और सप्लाईज दे, जबकि शहर खुद भारी शॉर्टेज झेल रहा होता है और वह डंजन को रिसर्च के लिए खोलना भी चाहता है। ह्यूग कहता है कि आउटब्रेक के तुरंत बाद डंजन खोलना बेवकूफी है, लेकिन क्लाइव बताता है कि उसके पास न्यूली अपॉइंटेड मिनिस्टर ऑफ डंजन एक्सप्लोरेशन की पूरी अथॉरिटी है। दोनों के बीच बहस रुकने का नाम नहीं लेती, इसलिए एक बुद्धिमान ओल्ड मेज बीच में दखल देता है। वह पहले ह्यूग से कहता है कि फूड का इश्यू अगली बार देखा जाएगा और इस बार शहर उन्हें अकोमोडेट कर सकता है। डंजन खोलने के मामले में क्लाइव कहता है कि ह्यूग के पास कोई चॉइस नहीं है, लेकिन ह्यूग अपनी एक कंडीशन रखता है कि अगर डंजन खोलने से शहर या उसके नागरिकों को नुकसान पहुंचा तो उसकी जिम्मेदारी मिनिस्ट्री की होगी। ये सुनकर क्लाइव गुस्से में आ जाता है, लेकिन ह्यूग
साफ कह देता है कि जब तक वह मान नहीं जाता डंजन गेट नहीं खुलेगा। ओल्ड मेज क्लाइव को यह कंडीशन मानने के लिए मना लेता है और कहता है कि वे इस मिशन के लिए स्किल्ड एडवेंचरर्स को गार्ड्स के तौर पर हायर करेंगे। दूसरी तरफ रियो उस इन में जाता है जहां एबल और उसकी पार्टी ठहरी हुई है, यह देखने के लिए कि वहां गिल्ड लॉजिंग से बेहतर खाना मिलता है या नहीं। लेकिन जैसे ही वह अंदर जाने वाला होता है, एक लड़की बाहर दौड़ती हुई आती है और उससे कहती है कि उसे तुरंत एडवेंचरर गिल्ड ले चले क्योंकि उसे एक अर्जेंट मैसेज देना है। रियो भूखा होता है लेकिन वह उसकी मदद करता है और वह लड़की एबल को लेटर देती है। यह लेटर रॉयल कैपिटल में उसके टीचर ने भेजा होता है जिसमें डंजन एक्सप्लोर करने भेजी गई रिसर्च पार्टी की मदद करने को कहा गया होता है। एबल अनश्योर होता है क्योंकि कई साल पहले आउटब्रेक के तुरंत बाद एक पावरफुल ए रैंक पार्टी डंजन में गई थी और कभी वापस नहीं लौटी। रियो उसे कहता है कि ऐसे में रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर दे और वह खुद लंच करने के लिए वापस इन जाने का फैसला करता है। इस बीच लड़की अपना नाम नेटेली बताती है जो रिप्यूटेड वाटर मैजिक यूजर्स के एक परिवार से आने वाली नॉविस मेज होती है। लिन तुरंत उससे पूछती है कि क्या उसने कभी हवा में ऊंची आइस वॉल बनाने वाला स्पेल सुना है और नेटेली कहती है कि नहीं क्योंकि वह अभी मैजिक सीखना शुरू ही कर रही है। नेटेली पूछती है कि क्या कोई ऐसा स्पेल कास्ट कर सकता है और वे बताते हैं कि जो लड़का उसे यहाँ लाया वही यह कर सकता है। ये सुनकर वह हैरान हो जाती है और एबल फिर से रियो की जमकर तारीफ करता है। वह अपनी पार्टी को आदेश देता है कि किसी भी हालत में रियो से लड़ने की कोशिश न करें क्योंकि वे सब मिलकर भी उसे हरा नहीं पाएंगे। वह नेटेली से भी कहता है कि अगर उसे कभी मदद चाहिए और वे न मिलें तो तुरंत रियो के पास जाए। अगले दिन रिसर्च टीम डंजन में प्रवेश करने की तैयारी करती है और आखिरकार एबल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। वह ओल्ड मेज को पहले से जानता होता है और वे माना डिटेक्टर टूल के बारे में बात करते हैं जो डंजन से माना सिग्नल्स बाहर एनालिसिस टीम तक भेज सकता है। 3 दिन बाद रिसर्च टीम डंजन के 7th फ्लोर तक पहुंच जाती है लेकिन उन्हें कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिलता। हालांकि क्लाइव और रॉयल एकेडमी की टीम किसी चीज की जल्दी में लगती है और एबल ऐसे पॉम्पस लोगों से उलझना नहीं चाहता। बाहर लोअर रैंक्ड एडवेंचरर्स को डंजन की अपडेट्स और अवेलेबल जॉब्स की जानकारी मिलती रहती है। डंजन अभी भी ऑफ लिमिट्स होता है लेकिन रियो के मन में एक सवाल आता है और वह ह्यूग से आउटब्रेक के दौरान गिरे मैजिक स्टोन्स के रंग के बारे में पूछता है। ह्यूग बताता है कि यह बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि सारे गॉब्लिन्स से येलो मैजिक स्टोन्स गिरे थे जबकि नॉर्मली वे ग्रीन होने चाहिए। इसी दौरान डंजन के अंदर क्लाइव और उसकी टीम को एक सस्पिशियस गेट मिलता है जो स्ट्रेंज एनर्जी रीडिंग्स दे रहा होता है। उन्हें लगता है कि यह किसी दूर की जगह को जाने वाला पोर्टल हो सकता है और वे उसके आसपास इक्विपमेंट सेट करते हैं। लेकिन जैसे ही वे गेट को छूने की कोशिश करते हैं सब अचानक गायब हो जाते हैं। नेटेली जो रीडिंग्स ले रही होती है शॉक्ड हो जाती है क्योंकि जैसे ही सब गायब होते हैं रीडिंग्स भी बंद हो जाती है। किस्मत से सब एक ही लोकेशन पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और एबल पहले अपनी टीम की सेफ्टी कंफर्म करता है फिर सीनियर मेज से मिलता है। क्लाइव अपने लोगों को उस अजीब ग्रासलैंड की जांच शुरू करने का आदेश देता है लेकिन सावधान रहने को कहता है क्योंकि यहाँ के खतरे अननोन हैं। उसका राइट हैंड मैन पूछता है कि अब क्या करें। क्लाइव को खुद नहीं पता लेकिन कम से कम उसकी यह थ्योरी गलत साबित हो जाती है कि मॉन्स्टर्स 38th फ्लोर से आए थे। अब उसे एहसास होता है कि मॉन्स्टर्स इस गेट के पार की इस अजीब जगह से आए थे। वह इसे एक बड़ी डिस्कवरी मानता है और सोचता है कि इससे वह जल्दी मिनिस्टर बन सकता है। तभी एक रिसर्चर होराइजन पर कुछ फिगर्स की ओर इशारा करता है जो क्रीपी पोकेमोन जैसे दिखते हैं। दूसरी तरफ नेटली और डेटा कलेक्शन टीम लॉस्ट सिग्नल को लेकर परेशान होती है। अचानक सिग्नल वापस आता है और बताता है कि एक्सप्लोरेशन टीम 40th फ्लोर पर है लेकिन फिर तुरंत गायब हो जाता है। तभी क्रिस्टोफर नाम का एक आदमी वहां आता है और खुद को मैजिक कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव बताता है। वह एकेडमी के रिसर्चर्स से पूछता है कि उन्हें क्या मिला और राइवल होने के बावजूद जानकारी शेयर करने को कहता है। वह बताता है कि कुछ मिनट पहले डंजन में घुसे लोग गायब हो गए थे और अगर वे जल्दी नहीं समझे कि क्या हो रहा है तो बहुत देर हो सकती है। रिसर्चर्स शॉक्ड हो जाते हैं और क्रिस्टोफर बताता है कि उसने भी कुछ एडवेंचरर्स को डंजन में भेजा था लेकिन जैसे ही वह उनके पीछे स्टेयरकेस में जाने वाला था वे सब गायब हो गए। रिसर्चर्स पुष्टि करते हैं कि उनके साथ भी यही हुआ था और सिग्नल थोड़ी देर के लिए 40th फ्लोर से आया था। यह सुनकर क्रिस्टोफर हैरान हो जाता है क्योंकि अब तक कोई भी 38th फ्लोर से आगे नहीं गया था और उसे पता है कि बी रैंक पार्टीज भी 30th फ्लोर के बाद स्ट्रगल करती हैं। रिसर्चर्स उसे एबल की पार्टी के बारे में बताते हैं जो उनकी गार्ड कर रही है और क्रिस्टोफर कहता है कि उसने पहले ही गिल्ड मास्टर को मदद के लिए मैसेज भेज दिया है। इस बीच नेटली पैनिक कर जाती है यह सोचकर कि शायद कोई भी इस सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर पाएगा। ऐसे में उसकी आखिरी उम्मीद रियो होता है क्योंकि एबल ने कहा था कि अगर कोई न मिले तो उसी से संपर्क करे। वह तुरंत उसे ढूंढने दौड़ जाती है सबको कंफ्यूज्ड छोड़कर। दूसरी तरफ ह्यूग को रिसर्च पार्टी के गायब होने की खबर मिलती है और वह घबरा जाता है। वह तुरंत डंजन एंट्रेंस जाने का फैसला करता
जाता है और रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि सबको स्टैंड बाय पर रखे, लेकिन जब तक वह खुद हालात न देख ले किसी को कुछ न बताए। इस बीच रियो लाइब्रेरी में भटक रहा होता है, कोई काम की किताब नहीं मिल रही होती। फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ते हुए वह मन ही मन एल्फ बेडी सैरा को फिर से देखने की इच्छा करता है और यूनिवर्स उसकी सुन लेता है, क्योंकि सैरा उसे किताबें लौटाते हुए देख लेती है। रियो तुरंत उसके पास जाता है। बातचीत के दौरान वह बताता है कि वह पास्ट इक्लिप्सेस और मॉन्स्टर आउटब्रेक्स के रिकॉर्ड्स ढूंढ रहा है ताकि उनकी तुलना कर सके। सैरा बताती है कि उसे ठीक ठीक पता है कि वे डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं और रियो को फॉलो करने को कहती है। रास्ते में वह रियो की थ्योरी के बारे में जानती है कि सोलर इक्लिप्सेस और मॉन्स्टर आउटब्रेक्स जुड़े हुए हैं और वह मानती है कि वह सही है। उसने इतना लंबा जीवन जिया है कि उसने देखा है कि हर डंजन आउटब्रेक से पहले सोलर इक्लिप्स हुआ है, लेकिन कुछ दिन पहले जैसा टोटल सोलर इक्लिप्स उसने कभी नहीं देखा। वह कहती है कि उसने पहले भी इस पर रिसर्च की थी, लेकिन वह जानना चाहती है कि रियो ने यह कनेक्शन कैसे बनाया। रियो नर्वस हो जाता है क्योंकि वह यह नहीं बता सकता कि उसने इक्लिप्स के बीच डीमन से फाइट की थी, इसलिए वह टॉपिक बदल देता है और उससे मैजिक स्टोन्स के कलर्स और उन्हें अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में पूछता है। सैरा उसे टॉपिक बदलने देती है और बताती है कि सबसे बड़ा फैक्टर मॉन्स्टर की एज होती है। रियो कहता है कि यह उसने एबल से सीखा था और फिर आउटब्रेक के दौरान मिले येलो कलर्ड मैजिक स्टोन्स का जिक्र करता है। यह सुनकर सैरा कंफ्यूज्ड हो जाती है, क्योंकि आमतौर पर न्यूली बॉर्न मॉन्स्टर्स के मैजिक स्टोन्स पेल होते हैं और उसका मानना था कि आउटब्रेक में पुराने और पावरफुल मॉन्स्टर्स बाहर आते हैं। रियो उससे सहमत होता है, क्योंकि वीक गॉब्लिन्स अलग मामला है, लेकिन गॉब्लिन जनरल्स और गॉब्लिन किंग स्पॉन होते ही डंजन से बाहर नहीं आ सकते। उसे यह अननेचुरल लगता है, लेकिन इतनी बड़ी मॉन्स्टर होर्ड आर्टिफिशियली बनाना अबसर्ड अमाउंट ऑफ माना मांगता है। सैरा बताती है कि उसने एक पुराने रिकॉर्ड में पढ़ा था कि पिछले आउटब्रेक के मैजिक स्टोन्स भी पेल येलो थे, और वह पूछती है कि क्या रियो वे डैमेज्ड रिकॉर्ड्स देखना चाहता है। रियो खुशी खुशी मान जाता है और सैरा उसे लाइब्रेरी के एक कम नोन हिस्से में ले जाती है। इस बीच डंजन के अंदर एबल सीनियर मेज के साथ टेलीपोर्टेशन इंसिडेंट पर चर्चा कर रहा होता है। कोई नहीं जानता कि वे कहाँ हैं, लेकिन सीनियर मेज एक रिसर्चर से पूछता है कि क्या उनके टूल्स यहाँ भी काम कर रहे हैं। वह कंफर्म करता है कि मना डिटेक्टर अभी भी काम कर रहा है और उसे लगता है कि डेटा कलेक्शन टीम को उनकी स्थिति का पता है, इसलिए मदद आ सकती है। लेकिन सीनियर मेज को लगता है कि मदद समय पर नहीं पहुँचेगी। वह लिया से पूछता है कि क्या यह जगह उसे किसी फेमिलियर चीज की याद नहीं दिलाती। वह दिमाग दौड़ाती है और समझती है कि यह सैंक्चुअरी स्क्वायर जैसा है, जो हाईएस्ट लेवल डिफेंसिव मैजिक है। वह बताती है कि यह स्पेल सिर्फ सबसे पावरफुल प्रीस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे डिवाइन मिरेकल माना जाता है, जो किसी भी अटैक को ब्लॉक कर सकता है। एबल समझ जाता है कि अगर वे किसी बैरियर के अंदर हैं, तो न वे बाहर जा सकते हैं और न ही कोई अंदर आ सकता है। मेज सहमत होता है और लिया कहती है कि अगर बैरियर का एंड नहीं मिल रहा तो यह बहुत विशाल होगा। एबल समझ जाता है कि सिचुएशन और भी खराब हो चुकी है और वह लिन से नियर बाय मॉन्स्टर्स डिटेक्ट करने को कहता है। लिन विंड मैजिक से स्कैन करती है और लगभग 1000 ह्यूमंस और उनके साथ करीब 50 ऐसे क्रीचर्स महसूस करती है जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा। एबल और मेज समझ जाते हैं कि 1000 ह्यूमंस क्लाइव और उसकी टीम होंगे और वे उनसे मिलने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें उन क्रीचर्स के बारे में कुछ नहीं पता। दूसरी तरफ ह्यूग डंजन एंट्रेंस पहुंचता है और क्रिस्टोफर वव रिसर्चर से मिलता है। जब उसे पता चलता है कि रिसर्च टीम 40th फ्लोर पर है, तो उसकी सारी उम्मीद टूट जाती है, क्योंकि पूरे शहर के एडवेंचरर्स भी उन्हें बचा नहीं पाएंगे। क्रिस्टोफर भी कहता है कि वह अभी डंजन में जाने का रिस्क नहीं ले सकता और ह्यू उससे सहमत होता है। ऐसे में वह बस यही दुआ कर सकता है कि एबल और बाकी जहाँ भी हों सेफ हों। मीनवाइल क्लाइव और उसके लोग बिल्कुल सेफ नहीं होते। उन पर अननोन एनिमीज हमला कर देते हैं। कुछ लोग बैरियर्स के नीचे छिपते हैं, बाकी पर्पल हेल फायर के गोले से मारे जाते हैं। जल्द ही अटैकर्स सामने आते हैं और क्लाइव समझ जाता है कि वे डेविल्स हैं, जो डीमन से अलग मॉन्स्टर स्पीसीज है। उसने इनके बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा था, लेकिन वह जानता है कि वे कितने खतरनाक होते हैं। जो एडवेंचरर्स बैरियर्स के बाहर होते हैं, वे डेविल्स से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दी मारे जाते हैं। जब तक एबल और बाकी वहाँ पहुँचते हैं, सिर्फ क्लाइव और उसके कुछ लोग ही जिंदा रहते हैं। लिया और सीनियर मेज डेविल्स को पहचान लेते हैं और पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि डेविल्स को मैजिक इम्यून और ह्यूमन से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। लिया सोचती है कि वे जीत नहीं सकते, लेकिन मेज बिना रिजल्ट की चिंता किए लड़ने का फैसला करता है। उसके आदेश पर मेजेस पूरी ताकत से हमला करते हैं और डेविल्स को गंभीर चोट पहुंचाते हैं। लिया हैरान हो जाती है कि मैजिक उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है और ओल्ड मेज बताता है कि उनकी मैजिक इम्यूनिटी कभी वेरीफाई नहीं हुई थी, वह बस स्पेक्यूलेशन थी। वह मेजेस को फिर से अटैक करने को कहता है, लेकिन समझ जाता है कि एनिमीज मरने से पहले उनका माना खत्म हो जाएगा। तभी एबल डेविल्स के बीच एक बॉस मॉन्स्टर को देखता है और समझ जाता है कि हालात संभालने के लिए उसे हराना जरूरी है। कुछ और राउंड्स के बाद मेजेस का माना खत्म हो जाता
जाता है और एबल अपनी पार्टी के साथ आगे बढ़ने का फैसला करता है। वॉरेन डेविल्स के अटैक्स ब्लॉक करता है और बाकी उन्हें जल्दी जल्दी गिरा देते हैं। टीम वर्क की बदौलत वे कई डेविल्स को मार देते हैं, लेकिन लिन का मैजिक खत्म हो जाता है और लेया व वॉरेन को उसे कवर करना पड़ता है। एबल देखता है कि सिर्फ 6 डेविल्स बचे हैं, लेकिन उनमें बॉस मॉन्स्टर भी है। लिया कहती है कि वह शायद डीमन प्रिंस है जो एक दिन डीमन लॉर्ड बनेगा। एबल पूछता है कि क्या वह श्योर है और वह बताती है कि अलग अलग रंग की आंखें डीमन प्रिंसेस की निशानी होती हैं और अतीत में सिर्फ हीरोज ही उन्हें हरा पाए हैं। तो यहीं पर यह पार्ट खत्म होता है। इसके अगले पार्ट के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिख दो।